हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संजय कुमार आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं विवेकानंद परिवार में। लास्ट में अभी जो आपका संगणक का पेपर हुआ वो लेके आया हूं मैं आपको। सारे के सारे क्वेश्चंस क्लास नोट से आए हैं। देखो पढ़ो 71 नंबर क्वेश्चन, देखो मैं आंसर कराने जा रहा हूं, पढ़ो सारे 71 क्वेश्चन। हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेना। बच्चे क्या कह रहे हैं, ये सबसे छोटी संख्या ताकि दोनों 1452, देखो ध्यान रखना, इसको मल्टीप्लाई ए से किया जा रहा है और डिवाइड भी ए से किया जा रहा है और वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। याद रखना, मैंने बताया था क्लासरूम में कि परफेक्ट स्क्वायर कौन होते हैं, जिसका रूट परफेक्ट निकलता है। जैसे मैंने कहा 4 का रूट निकाल सकते हो ना, कितना आएगा 2। ये कैसे निकलेगा सर, 4 को लिख सकता हूं ना 2 इंटू 2, अरे लिख सकता हूं ना। तो पेयर कितने के बनेंगे सर, 2 का। तो ध्यान रखना सर, परफेक्ट स्क्वायर में 2 का पेयर बनेगा और 2 के पेयर में से एक पेयर बाहर आ जाएगा। जैसे मैं 9 को लिखूं तो 9 को 3 इंटू 3 लिख सकता हूं ना। तो बताओ, मुझे स्क्वायर के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो किसी भी एक संख्या का पेयर 2 बार बनाना है, बस 2 बार पेयर बना दो। सर पेयर कैसे बनाते हैं, एलसीएम लेना आता है, बता चुका हूं। एलसीएम ले लो सर 1452 का, देखो एलसीएम लेते हैं 1452 का भैया। सर सबसे पहले 2 का भाग देता हूं तो कितना आएगा 726 ही आएगा ना। फिर 2 का भाग दूंगा सर 36 363। फिर सर 3 का लगेगा, कितना आएगा 1 21। सर 11 का 111, फिर 11। अब मैंने कहा था कि पेयर बना दो, पेयर बनना चाहिए बच्चे 2 का। सर ये परफेक्ट पेयर बन रहा है, सर ये परफेक्ट पेयर बन रहा है, पेयर नहीं बन रहा तो सर इसको पेयर बनाने के लिए मल्टीप्लाई 3 से करते हैं और डिवाइड करना है तो डिवाइड भी 3 से करते हैं सर। तो जो डिवाइड और मल्टीप्लाई पूछा था वो एक क्या होगा, तो यहाँ डिवाइड करना था, यहाँ मल्टीप्लाई करना था, तो से ए आपका 3 हो जाएगा। समझ गए हो मेरी बात। आ गया अगले क्वेश्चन पे, 72 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। तो इसका पहले का 71 का आंसर होगा आपका 3। अब पढ़ो अगला क्वेश्चन, 72 पढ़ो भैया सारे। 72 क्वेश्चन देखो, 72 क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो एक बात बताओ मुझे, तुम लोग बताना यार कि मुझे सर ये एक सीक्वेंस दे रखी है और मुझे पी बाई क्यू पूछा गया। अब तुम एक बात बताओ मुझे कि सर यहाँ रूट के अंदर पी है, यहाँ रूट के अंदर क्यू है, रूट हटाना है तो मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा सर, करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर कर दो ना तुम लोग। जैसे मैं स्क्वायर करता हूं तो मुझे बताओ यही निकल के आता है क्या, 0.014 इंटू 0.14 इंटू पी इक्वल टू, सर यहां से स्क्वायर किया तो ये रूट हट गया, सर इसका स्क्वायर करूंगा तो ये 2 बार आएगा क्या, 0.014 इंटू 0.14 इंटू रूट क्यू का क्या हो जाएगा क्यू, और सर ये 2 बार आएगा। ठीक है, ये तो स्क्वायर हो जाएगा और ये क्यू से रूट हट जाएगा। अब एक बात बताओ, ये स्क्वायर है, ये कट जाएगा, तो बताओ पी यहां से बचा, क्या बचा यहां से 0.014 इंटू 0.14 इंटू क्यू। और एक बात बताओ, ये क्यू इधर आ सकता है ना नीचे, तो पी बाई क्यू हो जाएगा। बताओ इधर मल्टीप्लाई करूंगा 14 इंटू 14 196 ही होता है ना। अब डेसिमल देखो, डेसिमल के बाद 3 नंबर यहां, 2 नंबर यहां, 3 और 2 5, तो डेसिमल लगेगा, दशमलव लगेगा, वो 5 डिजिट के बाद लगना चाहिए। सर 1 2 3 4 5 ये इसका रिजल्ट होगा। ऐसा कोई ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट आंसर जिसने भी किया। सर यहां तो एक सीरीज थी, क्लास में करवा चुका हूं यार ये सीरीज। तो सर 49 का कितना होगा √7, सर ये 722 और 7 हो गया 729, और 729 का क्यूब रूट निकालना है, घात 3 है, क्यूब रूट निकालना है। 729 का क्यूब रूट बच्चे कितना होता है 9, 16 और 9 कितने हो गए 25, 25 का रूट 5, सर ये 59 और 5 कितने हो गए 64, 64 का सर क्यूब रूट 4, 21 प्लस 4 का रूट 25, 25 मतलब आंसर 5, इसका राइट आंसर होगा। टिक कर देना, टिक कर देना, टिक कर देना बच्चे। बहुत इजी क्वेश्चन आए थे, मैथ के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 थे, सारे के सारे क्लास नोट से आए हैं और बहुत इजी आए हैं। देखो अगला क्वेश्चन फिर देखो, ये देखो बार वाले कितने क्वेश्चंस कराए थे मेरे बच्चे। मैंने बार में एक बात बताई थी, चाहे मल्टीप्लाई करना हो, एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो। आप ये देखो ना बार कितनी संख्या पे है, सर यहां बार 2 नंबर पे है, 2 संख्या पे है, तो सर रिजल्ट भी वही आएगा जिस पे बार 2 संख्या पे लगा होगा। सर यहां बार 1 संख्या पे है, नहीं होगा, यहां पर 1 पे नहीं होगा, यहां 2 पे है, यहां 2 पे है, सर दोनों में से एक होगा। अब कौन सा होगा, अरे कौन सा होगा, भाग दे लो ना यार, भाग तो देना आता है, भाग दो। बताओ 7 का भाग 36 में 36 में जाएगा 5 बार, 7 पंजियों 35, सर 1 बचा, फिर आगे वाला 3 उतारा 13, 13 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7,
सर एक बार जाएगा तो पॉइंट के बाद वो आंसर होगा जो एक से स्टार्ट होगा, और एक से स्टार्ट हो रहा ऑप्शन सी, 74 का आंसर होगा सी ऑप्शन। आ गया अगले क्वेश्चन पे। हाय हाय, ये क्वेश्चन याद करो भैया, याद करो, परसेंटेज याद करो। किसी संख्या को 2/3 से गुणा करने को कहा गया था, लेकिन उसने गुणा करने की जगह 2/3 से डिवाइड कर दिया। तो बताओ गणना में क्या त्रुटि रही होगी, मुझे बताओ। एक बात बताना, तुम लोग बताया था सर राइट जो आंसर होगा उसके अंदर 2/3 से मल्टीप्लाई करना था, किसी नंबर को करना था, किसी नंबर को 2/3 से, लेकिन इसने क्या रॉन्ग डिवाइड कर दिया। करना था मल्टीप्लाई, लेकिन डिवाइड कर दिया 2/3 से। एक बार बताओ, मैं डिवाइड करूंगा 2/3 से तो बताओ ये 3 ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता। तो ओवरऑल सर ये बना 2/3 से मल्टीप्लाई करना था यहाँ पर, लेकिन ये 2/3 से डिवाइड करूंगा तो ये 3 ऊपर चला जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ क्या, इसने 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कह सकता हूँ ना। 2/3 से डिवाइड किया तो ये 3 ऊपर चला गया, तो 3/2 से इसने मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने बताया था कभी भी इस प्रकार आए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 का गुना 2 4, 3 का गुना 3 9, तो राइट आंसर 4 आना चाहिए, आ गया है 9। परसेंटेज चेंज हो गया सर, परसेंटेज में त्रुटि कितने परसेंट बढ़ा है, आंसर बढ़ गया, कितना बढ़ गया सर याद करो। कम होना अधिक होना अंतर होता है सर 5, 4 से 9 हुआ, 5 किस पे बढ़ा 4 पे, गुना किससे करते हैं 100 से। परसेंटेज लगाने के लिए 4 का भाग 100 में 25 गुना 5, राइट आंसर 125। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लास में करवाया है या नहीं करवाया, उठा के देखना नोट्स। ये देखो वही जनसंख्या वाले क्वेश्चन आ गए यार, देखो जनसंख्या पढ़ाई थी, जनसंख्या पे आधारित क्वेश्चन। मैंने कहा फ्रैक्शन में बदल दो। सबसे पहले 5% है, 5% का फ्रैक्शन 1/20 होगा सर, वर्दी है तो प्लस रहा होगा सर। दूसरे साल 5% की कमी है, 5% का फ्रैक्शन 1/20 होगा, कमी है तो माइनस होगा सर। सर यहाँ आपको 2 साल बाद की जनसंख्या दे रखी 6980, तो प्रारंभ में पूछिए सर, स्टार्टिंग में 20 थी, एक बढ़ी तो 21 हो गई सर। यहाँ 20 थी सर, यहाँ एक कम हो रही है तो ये 19 हो गई। तो बताओ स्टार्टिंग में जनसंख्या कितनी हो गई सर 400, सर बाद में कितनी हो गई कर दो, 19 से कम 19 9, कैरी 1 बची, 19 2 38 से 3। सर ये बाद वाली जनसंख्या आपको दे रखी है 7980, और ध्यान से देखोगे तो बताओ यहाँ से 1 निकालोगे तो बताओ 7980 किससे डिवाइड होगा, 399 से होगा। और जब डिवाइड होगा सर ये 2 बार पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो 1 बराबर 20 आया। प्रारंभ में 400 थी, ये पूछा है, राइट आंसर 8000 आएगा। अरे देखो क्लास नोट्स उठा के करवाया है या नहीं करवाया। वो मैंने कहा था डाटा चेंज होते हैं, कंसेप्ट चेंज कभी नहीं होते एग्जाम के अंदर। आओ फिर अगले क्वेश्चंस पे देखो, फिर एक परसेंटेज से पर्सन आया, याद करो सक्सेसिव चेंज करने वाला बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 80 ध्यान रखो, 80 पहले लंबाई 30% बढ़ी, चौड़ाई 20% कम हुई, बता चुका हूं। एक्स ये फॉर्मूला बताया नहीं था क्या, ये सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज वाला बताया नहीं था क्या, मुझे बताओ। मैंने कहा यहाँ वृद्धि हो रही है तो साइन प्लस का आएगा सर, यहाँ कमी हो रही है तो साइन माइनस का आएगा सर। ये 30 गुना 20 होगा, डिवाइड करेंगे हम 100 से सर, ये प्लस का 30, ये 20 माइनस का, यहाँ साइन माइनस का, 0 0 0 कैंसिल आउट सर। 30 में से 20 गए 10, 10 में से 3 गुना 2 गए 6 सर, प्लस का 4 इसका राइट आंसर होगा। ये रहा 4% सर बढ़ गया, ओके 4% बढ़ चुका है सर। इधर आओ, कुछ क्वेश्चन इधर रह गए ना, ओके। अरे यार ये 75 क्वेश्चन, ऐसा एक सीट का क्वेश्चन मैंने दिया था, यही क्वेश्चन दिया था, यहां मैंने 15 वर्ष किया था। ध्यान रखो, सीट का क्वेश्चन उठा के देखोगे ना तो 15 वर्ष में 3 गुना होती है, तो कितने वर्ष में ये 5 गुना हो जाएगी। यहाँ 15 किया था मैंने और यहाँ पे 6 कर दिया इसने। तो क्या कह रहा है पर्सन कह रहा है सर एक राशि थी वो 6 वर्षों में 3 गुना हुई, 1 रुपए था वो 3 गुना हुआ है 6 वर्ष में। तो मुझे बताओ यहाँ ब्याज मिला कितना यार, सर ब्याज 2 मिलना चाहिए सर। 1 रुपए से 3 टाइम्स हुई मतलब 3 गुना हुई, तो यहाँ ब्याज कितने रुपए मिला, 2 रुपए सर। 2 रुपए ब्याज मिलता है मुझे 6 सालों में। अब कह रहा है कितने वर्षों में 5 गुना होगी, तो 1 रुपए या 5 होना चाहिए। तो बताओ 1 से 5 होगा तो कितना ब्याज मिलना चाहिए सर, 4 रुपए ब्याज मिल गया। अब मुझे एक बात बताओ, 2 रुपए ब्याज 6 सालों में मिल रहा है, तो 4 रुपए ब्याज बताओ 12 सालों में मिलेगा क्या, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन सीट का उठा के देखना आप लोग, यहाँ सिर्फ 15 लिखे हुए थे 6 की जगह, और 15 आ गए यहाँ पे, वहां 15 दिया था यहाँ 6 लिखा हुआ। अब आओ इस क्वेश्चन को पढ़ो, और कौन सा रह गया क्वेश्चन, 75 हो चुका है, 76 पढ़ना। देखो क्या कह रहा है, एक ट्रेन है उसकी स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से है,
वो जाती है एक स्थान पे पहुंच जाती है, यदि वह स्पीड कम कर ले 40 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो वह 30 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंची। तो यात्रा की कुल लंबाई कितनी होगी, आपको डिस्टेंस ट्रेवलिंग करनी है, डिस्टेंस कितनी होगी सर, डिस्टेंस होती है वो स्पीड का मल्टीप्लाई बटा स्पीड का डिफरेंस, ये पहले की स्पीड ये बाद में जो स्पीड रही, स्पीड का डिफरेंस गुना टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल ये होता है यार। स्पीड कितनी दे रखी है, पहले 50 थी बाद में 40 हुई, स्पीड का डिस्टेंस, स्पीड का डिफरेंस कितना हो गया 10। सर यहां ध्यान रखना 30 मिनट है यार, और मिनट को घंटे में बदलना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सर 4 घंटे में है और मिनट को घंटे में बदलते हैं, 60 का भाग देते हैं, इसको कैलकुलेट कर लो, 30 का भाग 60 में 2, 2 का भाग 4 में 2, 50 गुना 2, 100 किलोमीटर डिस्टेंस रही होगी सर, तो 100 किलोमीटर की वो डिस्टेंस रही है। ये जरूर वो क्वेश्चन है जो चाल दूरी समय से आ गया है, लेकिन ये आपके सिलेबस में देखा जाए तो नहीं था, ठीक है, चाल दूरी समय तो दे नहीं रखा था, ये जरूर था, लेकिन इसको देखे ना तो ये एवरेज के साथ काम कर रहा है, तो औसत में आ गया है, ये ध्यान रखना है ना। आ गया ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन 77 नंबर पढ़ लो यार तुम लोग, जो लास्ट है ये भी क्वेश्चन करा चुका हूं क्लास में, यदि ध्यान है तो। सर स्टार्टिंग में ध्यान आराम से पढ़ना, स्टार्टिंग में दूध और पानी का जो टोटल लीटर था वो 30 लीटर था, दूध और पानी का अनुपात 7:3 था। सर मिल्क और वाटर स्टार्टिंग में 7:3 था सर, दूध और पानी 7, इस अनुपात को 3 और 7 बनाना है सर, अब इसको 3 और 7 बनाना है मुझे, तो कितना पानी मिला दूं सर। अब एक बात बताओ, पानी मिलाया गया, इसको ऐड किया गया, पानी और मिला दिया। अब एक बात बताओ यार मुझे, तुम सोचो थोड़ा कि सर जब पानी मिलाया है ना तो सिर्फ पानी तो चेंज होगा, दूध थोड़ी चेंज होगा। दूध पहले यदि 100 था ना तो बाद में भी 100 रहना चाहिए, पहले दूध 10 था तो बाद में भी 10 रहना चाहिए। मैंने पानी को ऐड किया है तो पानी चेंज हो सकता है सर, लेकिन दूध तो सेम होना चाहिए, मिल्क तो सेम करो। सर यहाँ दूध 7 है, यहाँ 3 है, सर सेम तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो लोचा है। सर बराबर कर देते हैं, बराबर करना सिखाया था सर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं। तो सर इस मिल्क को बराबर करना है, तो बताओ यहाँ मैंने इस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई, तो 7 × 21, 3 गुना 3 9। सर यहाँ 3 का मल्टीप्लाई इस 7 से कर देते हैं, यहाँ 7 से कर दो यार, तो ये 7 × 21, ये 7 तो 7 तो 49। अब बताओ सर पानी मिलाया था, पानी चेंज हो सकता है, दूध चेंज नहीं होना चाहिए, तो दूध नहीं हो रहा चेंज। देखो दूध 21 यहाँ है, 21 यहाँ है, दूध तो चेंज हो ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा सर, बिल्कुल सही है। अब तो हो गया क्वेश्चन। सर पहले 21 दूध था, 9 पानी था, पहले टोटल 30 था, और क्वेश्चन में कह रहा है पहले टोटल था ही 30 लीटर, तो 1 बराबर 1 लीटर आ गया सर। अब प्रश्न पूछा कितना पानी मिला दूं, पहले पानी कितने लीटर था सर, पहले रेशियो के अंदर 9 यूनिट थी, और अब कितना पानी आ गया 49। तो बताओ कितना मैंने पानी ऐड कर दिया है सर, 40 यूनिट। 1 यूनिट की मान 1 लीटर है, तो 40 यूनिट की मान 40 लीटर हो जाएगी, यही इसका राइट आंसर होगा। सारे के सारे क्वेश्चंस क्लास नोट्स में मैं करवा चुका हूं मेरे बच्चों। ये था आपके संगणक के 10 क्वेश्चंस। मिलते हैं हम अगले सेशन में फिर और तरीके से। थैंक यू प्यारे बच्चे, नमस्कार सबको। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राजौरिया एस विवेकानंद के डिजिटल मंच पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि विद्यार्थियों आप सभी को पता है कि कल की डेट में जो संगणक का एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए वो सभी क्वेश्चन हमारे जो क्लास नोट्स हैं उनके अंदर से पूछे गए हैं। तो थोड़ा सा इस विषय के बारे में देखते हैं। सभी प्रश्नों का जो लेवल था बहुत अच्छा लेवल था, लेकिन सभी क्वेश्चन यहाँ से हम देखते हैं एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 81, इसमें टोटल जो है 20 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के अंदर पूछा गया है कि द ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज इज MS एक्सेल। मतलब सबसे पहले एक्सेल का जो सबसे स्प्रेडशीट का दूसरा नाम एक्सेल होता है, या एक्सेल का दूसरा नाम स्प्रेडशीट होता है। तो इसका जो पहला वर्जन था वो यहाँ पे हो जाएगा लोटस 1 2 3 हो जाएगा बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 81 में इसने पूछा है कि सबसे पुराना जो स्प्रेडशीट पैकेज का जो वर्जन है, स्प्रेडशीट का सीधा अर्थ है कि एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें हम मैथमेटिकली गणनाएं कर सकें। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा बिल्कुल। विद्यार्थियों आगे हम देखते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो है इसके अंदर पूछे गए हैं। अधीनस्थ बोर्ड ने ये जो एग्जाम है यह कंडक्ट करवाया है। और क्वेश्चन नंबर 82 की हम बात करें तो MS एक्सेल 2019 वर्तमान में चुनी हुई सेल का पता दर्शाता है। वर्तमान में चुनी हुई सेल का मतलब है कि जो वर्तमान में एक्टिव सेल है,
सेल हमें बहुत सारे दिखाई देते हैं, लेकिन एक्टिव सेल वो होता है जिसमें वर्तमान में यूजर द्वारा जो टेक्स्ट टाइप किए जा रहे हैं, वो एक्टिव सेल का एड्रेस जो है वो नेम बॉक्स में प्रदर्शित होता है, और नेम बॉक्स जस्ट बगल में होता है एड्रेस बार के, या फॉर्मूला बार के बगल में होता है एड्रेस बार। तो इसमें पूछा है कि चुनी हुई या सिलेक्टेड जो सेल है उसका एड्रेस कहाँ दिखाई देता है, नेम बॉक्स में दिखाई देता है। इसके बाद हम देखें कि फॉन्ट का आकार घटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कंट्रोल के शिफ्ट और लेस देन, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, कंट्रोल प्लस लेस देन। तो यहाँ पे जो है डी और बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोनों तरीके से, मतलब कंट्रोल और बी और सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो घटाने के लिए दोनों ही कुंजियों का प्रयोग किया जाएगा, तो सही आंसर होगा डी। तो यहां से बिल्कुल ही जो है क्वेश्चन नंबर 84 हम देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 84, 84 को यहां से देखेंगे कि 84 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है, 84 में पूछा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 वर्ड में निम्न में से कौन सा टैब डॉक्यूमेंट कंटेंट एरिया का रंग व डिजाइन बदलने के लिए काम में आता है। तो रंग बदलने के लिए जो कंटेंट एरिया का बदला जाता है वो डिजाइन मेनू से बदला जाता है। बिल्कुल ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 85 को हम यहां से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा गया है कि डेटा विनिमय के लिए निम्न में से कौन सा संभावित तरीका नहीं है। तो संभावित तरीका नहीं पूछा गया है, यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ से चीज को हमें नोटिस करना है। सिंप्लेक्स एक प्रकार का माध्यम है जिससे सूचना प्राप्त की जा सकती है, और हाफ डुप्लेक्स सूचना प्राप्त भी की जा सकती है, भेजी भी जा सकती है, लेकिन एक समय में सूचना या तो प्राप्त की जा सकती है या भेजी जा सकती है। और फुल डुप्लेक्स में दोनों तरफ से एक समय में सूचना भेजी जा सकती है। तो ये तीनों तो तरीके हैं, लेकिन कौन सा नहीं है, मल्टीप्लेक्स नहीं है। तो यहाँ पर जो है आंसर होगा वो क्या होगा, मल्टीप्लेक्स। तो डेटा विनिमय का संभावित तरीका नहीं है, ये नहीं नोटिस करना है आपको बिल्कुल। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, MS पावर पॉइंट 2007 की स्लाइड में चुनी हुई आकृतियों का समूह बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट, तो कंट्रोल जी। बिल्कुल सभी संक्षिप्त कुंजियां क्लास के अंदर नोट कराई गई थी, और सबसे अच्छी खुशी ये है कि हमारा एस विवेकानंद के जो बच्चे स्पेशली जो है कंप्यूटर जिन्होंने पढ़ा था, एक भी क्वेश्चन जो है उनका ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस हो। सभी क्वेश्चन आपके जो नोट्स क्लासरूम में बनवाए गए हैं वहीं से सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं बिल्कुल। 87 के बाद हम देखेंगे 88, 86, 87, 87 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि प्रथम प्रस्तावित वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें वेबसाइट ब्राउज की जाती हैं। तो प्रथम प्रस्तावित वेब ब्राउजर हो जाएगा आपका मोजेक। इसमें अगर हम देखें तो MS एक्सेल 2019 में डेटा शीट का डिफॉल्ट फॉन्ट है, और फॉन्ट के साथ यहाँ पर साइज भी दी गई है। तो यहाँ पर डिफॉल्ट साइज जो है 11 होगी, और क्लिबरी इसका क्या है, डिफॉल्ट फॉन्ट है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है आपका, निम्न में से कौन से कमांड के समूह के लिए केवल एक डायलॉग बॉक्स उपस्थित होता है। बहुत ही लॉजिकल तरीके से जो ये क्वेश्चन है ये यहाँ पे तैयार किया गया है। फाइंड गो टू, फाइंड क्लियर गो टू, क्लियर गो टू रिप्लेस और फाइंड, ये जो है तीनों एक के अंदर ही आते हैं। और जब हम फाइंड के लिए डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं तो तीनों का एक ही ग्रुप होता है। तो इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा डी। अब देखो क्वेश्चन नंबर, अगर हम 90 की बात करें तो इसमें IPv4 जो है उसकी साइज पूछी गई है। तो IPv4 में 4 ऑक्टेट होते हैं, और एक ऑक्टेट 8 बिट का होता है। तो टोटल कितने हो गए, 32 बिट होते हैं। तो 4 IPv4 में कितने बिट होते हैं, 32 बिट होते हैं। इसके बाद में MS एक्सेल 2019, देखो ये एक आपको जो फंक्शन कराए थे फंक्शनों में से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फॉर्मूला राइट इंडिया। ठीक है, राइट एक फंक्शन का नाम है। तो राइट साइड से आप जितने भी अक्षर देंगे वही आपके डिस्प्ले होंगे। तो ये हमारा क्या है, राइट है।
ये राइट है और ये क्या है, लेफ्ट है। ठीक है, तो राइट से दो अक्षर, तो राइट से दो अक्षर हो गए आई और ए, तो सही आंसर हो गया ये आई ए। तो इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद में ये अपना हो ही गया, इसमें आई ए आएगा, है ना। इसके बाद अगला हम देखते हैं 91 के बाद में 92, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन, बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, पीडीए का पूरा नाम क्या है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 93 को हम देखें तो एमएस एक्सेल विच कैन द फॉलोइंग फॉर्मूला विल बी करंट सिस्टम डेट। ठीक है, तो विल बी करंट सिस्टम डेट के लिए जो है हम यहाँ पर ए और बी, टुडे से तो क्या होगा, टुडे से तो आपका वर्तमान टाइम दिखेगा और डेट और टाइम। ठीक है, तो डेट और टाइम दोनों देखने के लिए आप यहां पर किसका प्रयोग करोगे, नाउ का प्रयोग करोगे। तो करंट डेट और टाइम दोनों के लिए ही आप किसका प्रयोग कर लोगे, नाउ का प्रयोग करोगे। इसके बाद में हम यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93 के बाद 94 जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग में लाए गए स्पेशल इफेक्ट। जो स्पेशल इफेक्ट स्लाइड के अंदर दिए जाते हैं वो स्पेशल इफेक्ट आपके कहलाते हैं कस्टम एनिमेशन। कस्टम एनिमेशन जो है स्लाइड के अंदर स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग में लाए गए स्पेशल इफेक्ट्स कहलाते हैं आपके ट्रांजिशन। सॉरी, ये जो इफेक्ट है ये तो टेक्स्ट या इमेज के अंदर दिए जाते हैं, लेकिन स्लाइड के अंदर जो दिए जाते हैं वो आपके कहलाते हैं ट्रांजिशन। ठीक है, तो ट्रांजिशन के बाद में अगला हम जो है 95 क्वेश्चन यहां से देखते हैं। यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि एमएस एक्सेल 2019 में निम्न में से किस ऑपरेटर की प्रधानता सर्वाधिक है। ऑपरेटर मतलब किस ऑपरेटर की, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा एक, इसमें दिया गया 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसमें जो है आंसर हो जाएगा प्लस। प्लस जो ऑपरेटर है इसकी प्रधानता क्या है, सर्वाधिक है एमएस एक्सेल के अंदर। बिल्कुल विद्यार्थियों, ये सारे ही क्वेश्चन आपको क्लासरूम के अंदर बहुत अच्छे से समझाए गए थे और यहाँ पर जो एक्सेल में रो कॉलम होते हैं इस प्रकार से आपको बताए थे कि ये तो कॉलम है और ये क्या है, रो है। ठीक है, तो 2003 तक तो जो यहाँ पर पूछी गई है एमएस एक्सेल में इक्वल टू रो यानी पंक्तियों की संख्या पूछी गई है। तो 2003 की बात कर रहा है, ये 65,536 होते हैं और वैसे होते हैं 10,48,576 2007 से लेकर 2019 तक के वर्जनों में। तो बिल्कुल इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 65,536 हो जाएगा। 97 की बात करें, किसी कैरेक्टर के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अधिकतम फॉन्ट साइज या जो मैक्सिमम फॉन्ट साइज है, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज कैन बी अप्लाइड एंड कैरेक्टर। तो यहाँ पर जो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से मैक्सिमम जो फॉन्ट साइज की जा सकती है वो 1638 है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ये सारी चीजें क्लासरूम के अंदर नोट कराई गई थी। अब यहां से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98, तो क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है भाई, टेक्स्ट का कॉन्टिनेशन किस का प्रयोग करके किया जा सकता है। तो बिल्कुल यहां से एम्परसेंड का प्रयोग किया जाता है। ये स्पेशल सिंबल्स हैं, एक्सेल में इसका प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल ही सामान्य से क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे गए हैं बिल्कुल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 की अगर हम बात करें तो यहां पर वेयर इज द बीसीसी। बीसीसी का पूरा नाम होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, और ये जो रिलेटेड है वो रिलेटेड है आपके ईमेल से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 100 की अगर हम बात करें तो इसमें निम्न में से कौन सी सर्विस यह पुष्टि करने के लिए बनाई गई है कि उक्त कंप्यूटर का आईपी एड्रेस के साथ अस्तित्व में है और नेटवर्क से जुड़ा है। बिल्कुल, विच इज द फॉलोइंग सर्विस इज क्रिएटेड टू कंफर्म इफ यू गिवन कंप्यूटर गिवन आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है एग्जिस्ट एंड कनेक्टेड टू नेटवर्क। तो पिंग का यहाँ पर जो है इससे रिलेटेड है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन जो है जिन्होंने लगातार क्लास लिए और मुझे इस चीज की पूरा भरोसा है कि जो चीजें आपको डिलीवर की गई थी वहीं से ही सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिल्कुल 100% सिलेबस क्लासरूम के अंदर से पूछा गया है
बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है और सिलेबस में जैसा कि बताया जा रहा था कि क्वेश्चन 10 ही आएंगे, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर 20 देखने को मिले। तो बहुत ही शानदार जो है पेपर हुआ है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से थोड़ा सा देखें कि चीज़ों को बिल्कुल सामान्य क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो बिल्कुल विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं BS राजावत S विवेकानंद के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल संगणक का पेपर है वो आपका हो चुका है और उसमें जो प्रश्न हमारे सब्जेक्ट से रहे हैं उनके ऊपर मैं आपके साथ चर्चा करने आया हूं। उनका क्या संभावित जो उत्तर है वो होना चाहिए, क्या सही उत्तर होना चाहिए, उसकी बात मैं आपके साथ करूंगा। दोस्तों, समय की व्यस्तता के कारण इतना जल्दी हम लाइव नहीं आ सके क्योंकि क्लासेस थी और क्लासेस में बहुत बिजी चल रहे थे। तो अभी समय निकाल करके मैं आपके साथ उपस्थित हुआ हूं। देखिए, इकोनॉमिक्स का इस बार जो प्रश्नों का प्रकृति रही है, इस बार प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो बहुत कम पूछे गए हैं और जो सबसे ज़्यादा प्रश्न है वो आपके राजस्थान इकोनॉमी से पूछे गए। तो देखते हैं अपन प्रश्न कौन कौन से हमारे सिलेबस से जुड़े हुए रहे हैं। तो पहला है वो है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 आप देखें तो प्रश्न दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 100 से कम जनसंख्या घनत्व रहा है। तो दोस्तों, 2011 की गणना के अनुसार आप देखते हैं तो राजस्थान में 100 से कम जनघनत्व वाले केवल 3 जिले रहे हैं और उन 3 जिलों में आप देखें तो जैसलमेर, इसमें रहा है जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए वो ए होना चाहिए, क्योंकि जैसलमेर में आप देखें तो जैसलमेर का जनघनत्व है ये तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा है। बीकानेर का आप देखें तो बीकानेर का 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा है और बाड़मेर का आप देखें तो बाड़मेर का 92 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनता है वो मेरे दोस्तों ए उत्तर है, वो सही बनता है। फिर हम प्रश्न संख्या है वो हमारे सिलेबस से जुड़ा हुआ 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे अपन चलते हैं। देखिए, यहां क्वेश्चन संख्या जो 14 दी गई है ये मेरे हिसाब से ये प्रश्न है वो डिलीट होना चाहिए। डिलीट क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये जो प्रश्न है इस प्रश्न को सब्जेक्ट वाले पेपर में भी दिया है और जीके वाले पेपर में भी दिया है और दोनों जगह इसकी जो स्थापना का वर्ष है वो अलग अलग दिया है। और यहां कह रहा है कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व निवेश निगम, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व निवेश निगम रिको कब गठित किया गया था। तो देखिए, एक्चुअल में रिको की हम बात करें तो एक्चुअल में रिको है, इस रिको ने स्वतंत्र रूप से अपना काम करना प्रारंभ किया था, वो किया था 1980 में। अब चूंकि यहां पेपर सेटर ने 1980 विकल्प ही नहीं दिया, अगर 69 को हम उत्तर मानते हैं तो दोस्तों ध्यान रखना 69 में रिको की स्थापना नहीं हुई थी। आपको मैं बता दूं 1969 में राजस्थान राज्य औद्योगिक खनिज विकास निगम, जिसको अपन कहते हैं RIMDC, राजस्थान इंडस्ट्रियल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी। ये तो हुई थी 69 में। अब इससे क्या किया, इससे 1979 में खनिजों को अलग किया था और RSMDC की स्थापना की थी, राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना ये की गई और जो केवल उद्योग बच गया था उस उद्योग का नाम 1980 में वो रिको किया गया था, RIICO, रिको। तो रिको ने स्वतंत्र रूप से काम करना प्रारंभ किया, वो 1980 में किया है। इसलिए बोर्ड को इस प्रश्न को मेरे हिसाब से डिलीट करना चाहिए, क्योंकि बोर्ड ने एक बार उद्योग प्रसार अधिकारी का
एग्जाम लिया था उसमें भी सेम प्रश्न को डाला था, तो वहाँ ये विकल्प दिया ही नहीं था, वहाँ विकल्प 1980 दिया था और वहाँ 1980 है वो सही उत्तर था। तो देखिए ये बोर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा कि इस प्रश्न को डिलीट किया जाता है या नहीं किया जाता है। मेरे अनुसार ये प्रश्न है वो डिलीट होना चाहिए। और अगर यहाँ से अपन बात करें इन चारों विकल्पों के आधार पर ही अगर वो सही मानता है तो फिर इसका उत्तर है वो 1969 है, वो मानेगा और ज़्यादा संभावना ये रहती है कि इस प्रश्न को डिलीट किया जाएगा। फिर प्रश्न संख्या अपन देखें तो प्रश्न संख्या हमारे मेरे सिलेबस से जुड़ा हुआ है 34 नंबर का प्रश्न अपन देखते हैं। चौंतीस नंबर का प्रश्न है कि कृषि गणना का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है कि एग्रीकल्चर की जो गणना करवाई जाती है क्यों करवाई जाती है। कृषि गणना होनी चाहिए, जनगणना नहीं होनी चाहिए, कृषि गणना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो कृषि गणना का मुख्य उद्देश्य होता है आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय को जरूरी आंकड़े हैं, जरूरी सूचना है वो उपलब्ध करवाना भी इसका उद्देश्य होता है। पटवारी द्वारा गांव में आंकड़ों का निरीक्षण करना कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितने क्षेत्र में कृषि कार्य किया गया है, कितना सूखा पड़ा है, तो ये पटवारी के द्वारा गांव के आंकड़ों का निरीक्षण करना ये भी उद्देश्य होता है। जमीन का जंगल और कृषि योग्य जमीन में विवरण करना कि कितने कृषि योग्य भाग, कितना कृषि योग्य भाग है, कितने भाग है वो असिंचित है, कितने भाग बारानी हैं, ये सारी बातें हैं, ये इसका उद्देश्य होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। और दोस्तों आपको पता है कि कृषि गणना का काम है वो शुरू हुआ था 1970-71 में, और कितने वर्ष में होता है ये काम, 5 वर्ष में, प्रति 5 वर्ष के अंतराल में ये काम है वो किया जाता है। तो 34 नंबर का जो क्वेश्चंस हैं इसका उत्तर मेरे दोस्तों डी होगा। इसके बाद में आप देखें तो 36 नंबर का प्रश्न है वो अपने सिलेबस से जुड़ा हुआ है। छत्तीस नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सीएसओ का वार्षिक प्रकाशन है। तो आपको पता ही है कि भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े हैं वो सीएसओ के द्वारा जारी किए जाते हैं, ये भी वार्षिक प्रकाशन होता है। और दूसरी बात आप देखें तो भारत का सांख्यिकी एब्स्ट्रैक्ट है, ये भी सीएसओ के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि वार्षिक आधार पर ही जारी किया जाता है। यह सांख्यिकी सूचना पत्र है, ये दोस्तों ध्यान रखना, ये वार्षिक आधार पर जारी नहीं किया जाता है। तो यहां इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा डी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, सही उत्तर होगा वो होगा डी। फिर अपने सिलेबस से जुड़ा हुआ प्रश्न है वो है 59 प्रश्न को देखते हैं। 59 प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न संख्या जो 59 है वो क्या कह रहा है। ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है, कोई खास टिपिकल प्रश्न नहीं है। प्रश्न कह रहा है कि शिशु मृत्यु दर निम्न का अनुपात है। तो आपको पता है शिशु मृत्यु दर होती क्या है। जन्म से लेकर के 1 साल की अवधि में प्रति 1000 बच्चों पर मरने वाले बच्चों की संख्या है, उसको शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो शिशु मृत्यु दर प्रसव से लेकर के या जन्म से लेकर के 1 साल की अवधि तक होता है, 0 से लेकर के 1 साल की अवधि तक होता है। ये प्रश्न पिछले बार भी अपने संगणक के एग्जाम में पूछा गया था और इस बार भी इसको प्रश्न को पूछ लिया है। तो देखिए पिछले बार तो पूछा था कि शिशु जो मृत्यु दर है उसका एज ग्रुप क्या होता है, तो 0 से 1 वर्ष जो होता है वो इसका एज ग्रुप होता है। इस बार शिशु मृत्यु दर का अर्थ आपसे पूछ लिया गया है। तो यहाँ इसका अर्थ है 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृतक संख्या एवं उस क्षेत्र में 1 वर्ष के दौरान जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। यानी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा सी। सी विकल्प है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर
इसके बाद में आप देखें तो हमारे सिलेबस से जुड़ा हुआ प्रश्न है वो 61 है। 61 प्रश्न को भी अपन देख लेते हैं। 61 देखिए 61 जो प्रश्न है इसकी भाषा है वो स्पष्ट नहीं दी गई है। प्रश्न पूछ रहा है पूर्ति वक्र भाग है, पूर्ति वक्र भाग है। अगर इसको बाजार पूर्ति के संबंध में पढ़े, बाजार के संबंध में पढ़े, तब तो ध्यान रखना एमसी है, इसको पूर्ति वक्र माना जाता है। और अगर पूर्ति के नियम के संबंध में अगर ये प्रश्न दिया है तो आपको पता है पूर्ति के नियम का संबंध है वो उत्पादन से होता है। पर मेरे को ज्यादा जो संभावना लग रही, हालांकि प्रश्न की लैंग्वेज है मेरे हिसाब से स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट लैंग्वेज करके ये देना चाहिए था, पर चूंकि लैंग्वेज स्पष्ट नहीं है, पर फिर भी मेरे हिसाब से जो इसका उत्तर है बाजार के संबंध में ये प्रश्न पूछा गया है और फिर यहां उत्तर होगा वो होगा सीमांत लागत वक्र। एमसी वक्र है, इसको मांग वक्र है, वो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत माना जाता है। हालांकि इस प्रश्न पे जो बोर्ड है उसका अधिकृत जो आंसर की है उसी को सही माना जाए, क्योंकि ये प्रश्न बड़ा सस्पेंसिव है, क्योंकि ये पूर्ति के नियम के संबंध में पूछना चाह रहा है या बाजार के संबंध में पूछना चाह रहा है। प्रश्न में ऐसा कोई स्पष्ट नहीं हो रहा है। अगर पूर्ति के नियम के संबंध में अगर इस प्रश्न को पूछना चाहता है तो फिर पूर्ति के नियम का संबंध वो उत्पादन से होता है, और बाजार के संबंध में अगर इस प्रश्न को पूछना चाह रहा है तो बाजार के संबंध में इस प्रश्न का जो उत्तर है वो सीमांत लागत वक्र होता है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में एमसी को पूर्ति वक्र माना जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इस प्रश्न का मेरे को जो उत्तर लग रहा है वो सी लग रहा है। हालांकि जो बोर्ड है वो अधिकृत जो उत्तर कुंजी जारी करता है उसको अपन सही मानेंगे और उसके बाद में फिर डिस्कस करेंगे कि क्या वास्तव में कौन सी चीज़ को इनको वेटेज देना चाहिए था। मेरी जो व्यक्तिगत राय है उसके आधार पर सी है, इसको ज़्यादा वेटेज इस प्रश्न में मिलना चाहिए। फिर अपना प्रश्न संख्या अपन लेते हैं, तो प्रश्न संख्या अपना है वो है 62। देखिएगा 62 की हम बात करें तो अभी जो मैं फर्स्ट पेपर में जिस प्रश्न पे बात कर रहा था कि पेपर सेटर ने यहाँ गलती की है, वो गलती आपको स्पष्ट नजर आ रही होगी। यहां भी सेम प्रश्न दे दिया गया, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व निवेश निगम यानी रिको। यहां स्थापना के वर्ष दे रखे, इन चारों को सम्मिलित करना है। तो आपको पता है राजस्थान वित्त निगम आरएफसी, और आरएफसी की स्थापना है ये हुई थी 1955 में। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व निवेश निगम रिको, और रिको की स्थापना कह दीजिए, रिको ने स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू किया, वो 1980 से किया है। काजरी जो कि केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान है, और काजरी की स्थापना का वर्ष है 1959। जब ये तीन आपको पता है तो अपने आप राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है, ये क्या हो जाएगा 1964। अब देखिएगा अगर आप उत्तर देखते हैं तो राजस्थान वित्त निगम है, राजस्थान वित्त निगम है, ये 4 नंबर पे दे रखा 1955 को। रिको है 1980 3 नंबर पे दे रखा है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम 1964 2 नंबर पे दे रखा है, और काजरी है 1959 है, ये 1 नंबर पे दे रखा है। तो 4 3 2 1, तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा मेरे दोस्तों सी, इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ सही उत्तर माना जाएगा वो सी माना जाएगा। फिर आप देखिएगा हमारा जो प्रश्न संख्या है, प्रश्न संख्या 66, हालांकि ये ज्योग्राफी का प्रश्न है पर देख लीजिएगा। ये कॉकरेज की नस्ल के बारे में पूछ रहा है कि कॉकरेज नस्ल, अब कॉकरेज गाय की नस्ल होती है, आपको पता कॉकरेज है वो गाय की नस्ल होती है, और ये पूछा कि कॉकरेज नस्ल की गाय हैं वो किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो जालोर क्षेत्र में यह गायें, इस प्रकार की गायें वो पाई जाती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो ए होगा, जो कि 66 नंबर का प्रश्न है। फिर प्रश्न संख्या 67 है, ये राजस्थान की आर्थिक समीक्षा में से उठाया गया है। प्रश्न संख्या दिया 67 में कि कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या क्या है। तो जैसे आप राजस्थान की आर्थिक समीक्षा देखेंगे तो इसमें इसका उत्तर है वो दे रखा है 66.55 लाख।
तो इस प्रश्न का उत्तर है वो मेरे दोस्तों कौन सा होगा, सॉरी 76.55 लाख, और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा ए। तो देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर भी ए होगा, और आपका 67 नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर भी ए होगा। ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। फिर अपन आप देखते हैं तो इसके बाद में हमारा जो प्रश्न संख्या है वो दोस्तों आता है 67 नंबर का प्रश्न हो चुका है, उसके बाद में 68 69। 68 नंबर का प्रश्न देखिए आपके मुद्रा में से दिया गया है और बहुत आसान सा प्रश्न है। पूछ रहा कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी मुद्रा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कह रहा है कि कागजी मुद्रा देश की मुख्य करेंसी, बिल्कुल सही है। आपको ध्यान होगा हमने बातें की होगी कि कागजी मुद्रा है, इसको हिसाब किताब की मुद्रा भी कहते हैं, इसको हमारे देश की प्रधान मुद्रा है वो भी कहा जाता है, तो ये तो सही है। दूसरा है कागजी मुद्रा असीमित विधि संगत देयता का गुण संपन्न है, यानी कागजी मुद्रा को हम किसी भी व्यक्ति या संस्था को भुगतान के रूप में स्वीकार करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य कर सकते हैं और इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरी बात कह रहा है कि कागजी मुद्रा का प्रयोग द्वारा असीमित मात्रा में ऋण का निपटारा और लेन देन किया जा सकता है। अपने जब मुद्रा के कार्य पढ़े तो उसमें मुद्रा का आस्थागत भुगतान जो मैंने कार्य पढ़ाया होगा उसमें लिखवाया होगा कि मुद्रा को हम ऋण के रूप में ले और दे सकते हैं। तो देखिए पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। इसका मतलब इसका उत्तर होगा वो होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों कथन क्या है, ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा वो डी माना जाएगा, क्योंकि इन तीनों कथनों में से कोई सा भी कथन मुद्रा के संबंध में गलत नहीं है। फिर अपन बात करें निम्नलिखित में से कौन सा एक मांग वक्र के दाहिनी ओर खिसकने का कारण नहीं है। बड़ा अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा है एक मांग वक्र के दाईं ओर खिसकने का कारण नहीं है। दोस्तों मांग वक्र दाईं ओर खिसकने का मतलब क्या होता है, मांग में वृद्धि होना। देखिए मांग वक्र दाईं ओर खिसकने का मतलब होता है मांग में वृद्धि होना, और मांग वक्र बाईं ओर खिसकने का मतलब होता है मांग में कमी होना। अब चार विकल्प दिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। पहला कह रहा पूरक वस्तु की कीमतों में कमी। अगर पूरक वस्तु की कीमत कम होगी तो मांग वक्र दाईं ओर जाएगा। आपको याद हो तो पेट्रोल की कीमत अगर कम होगी तो कार की मांग क्या करेगी, बढ़ेगी, और जैसे पेट्रोल की कीमत कम होगी कार की मांग बढ़ेगी, यानी मांग वक्र क्या कर रहा है, मांग बढ़ रही है। तो ये भी बात सही है। दूसरा कह रहा है निकृष्ट वस्तु के लिए उपभोक्ता की आय में वृद्धि। दोस्तों एक निकृष्ट वस्तु का उपभोक्ता उपभोग कर रहा है और उपभोक्ता की आय बढ़ गई, तो आय बढ़ने के साथ वो निकृष्ट वस्तु के उपभोग को बढ़ाता नहीं है बल्कि निकृष्ट वस्तु के उपभोग को कम करता है और सामान्य वस्तु के उपभोग की ओर अग्रसित होता है। सामान्य वस्तु का उपभोग है वो बढ़ाता है। तो ध्यान रखना यह निकृष्ट वस्तु दी है, तो निकृष्ट वस्तु का उपभोग कर रहा है और उपभोक्ता की आय बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना मांग बढ़ेगी नहीं बल्कि निकृष्ट वस्तु की मांग क्या करेगी, घटेगी। क्यों? क्योंकि वो निकृष्ट वस्तु के उपभोग को छोड़ेगा और सामान्य श्रेष्ठ वस्तु के उपभोग की ओर बढ़ेगा। तो दोस्तों ये 20 का उत्तर है वो सही, मांग वक्र के दाईं ओर झुकने का सही कारण नहीं है। तो यहाँ उत्तर कौन सा होगा, बी। दूसरा भी देख लेते हैं, तीसरा भी देख लेते हैं। तो पहला तो मैंने बताया था कि अगर पूरक वस्तु की कीमत कम होगी तो मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट होगा। दूसरा है प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि। अगर चाय और कॉफी दो प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं, अगर कॉफी की कीमत बढ़ गई तो चाय की मांग स्वतः ही क्या करेगी, बढ़ जाएगी। तो ये भी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। डी दिया है अभिरुचियों में सकारात्मक परिवर्तन। किसी वस्तु के उपभोग के प्रति उपभोक्ता की रुचि है पहले की अपेक्षा बढ़ गई, और जब रुचि बढ़ गई तो उस वस्तु की मांग स्वतः ही क्या करेगी, बढ़ जाएगी। तो इसमें ए, सी और डी ये तीनों विकल्प तो ऐसे हैं जो उपभोक्ता की मांग को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और मांग बढ़ रही है तो अपने आप दाईं ओर शिफ्ट होगी। पर ध्यान रखना यह बी विकल्प हैं, ये वस्तु की मांग को बढ़ाने वाला नहीं है बल्कि वस्तु की मांग को घटाने वाला है, क्योंकि वस्तु निकृष्ट दी है और आय बढ़ रही है। अगर आय बढ़ने के साथ अपन आय बढ़ती है तो निकृष्ट वस्तु की मांग हमेशा क्या होती है, कम होती है। तो ध्यान रखना इसका उत्तर कौन सा होगा, इसका उत्तर होगा दोस्तों वो बी होगा। फिर आप देखिएगा प्रश्न संख्या हमारा 70, अनवरत योजना। अनवरत योजना के प्रथम प्रतिपादक कौन थे, तो आपको पता है अनवरत योजना है
ये जनता दल सरकार ने प्रारंभ की थी। आपको पता है कि 1978 से 1983 के लिए 1978 से 1983 के लिए जनता दल है इसने अनवरत योजना बनाई थी 1978 से 1983 तक के लिए, पर 1980 में जनता दल की सरकार गिर गई थी और ये अनवरत योजना 1978 से 1980 तक रही थी। और इसका नाम देने वाले हैं, उस अर्थशास्त्री का नाम आपको पता, गुरनाड मिडल। गुरनाड मिडल। तो प्रश्न दिया है कि अनवरत योजना का संबंध किससे रहा, तो अनवरत योजना का संबंध है वो किससे रहा, गुरनाड मिडल से रहा है। दोस्तों ये इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए 12, 13, 15 प्रश्न थे, इनके ऊपर अपने चर्चाएं की। बाकी प्रश्न तो बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक प्रश्न के बारे में मैंने कहा कि भाषा थोड़ी स्पष्ट नहीं थी। अब भाषा स्पष्ट नहीं थी तो जो बोर्ड इसका जो भी उत्तर मानता, अधिकृत उत्तर मानता, उसको अपन सही मानेंगे, या उसके ऊपर भी कोई आपत्ति होगी तो अपन बाद में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आप आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, थैंक्स। और दोस्तों संगणक का आपने एग्जाम दे दिया है, एएसओ की तैयारी में जुट जाइए। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार मेरे दोस्तों, बिल्कुल आप लोगों के बीच में लेकर आ चुके हैं विवेकानंद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संगणक का पेपर, जिसको कि आपको यहाँ पर बताना कि किस प्रकार से आपके यहाँ पर एग्जाम में प्रश्न पूछे गए, ठीक है, और आपको कैसे उनके आंसर देने थे। अब देने हैं नहीं है, देने थे, ठीक है। तो बिल्कुल आपका सबका स्वागत है एस विवेकानंद के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। संगणक के पेपर के बारे में बात करें तो ऐसा कोई प्रश्न मुझे लगता नहीं है अपन ने यहाँ पर बात नहीं की होगी। अगर आपने लाइव क्लास, अगर वो रिकॉर्डेड क्लास अगर ली होगी तो काफ़ी चीज़ें इसमें से पढ़ाई हुई हमारी ज्योग्राफी की मिली है। नॉर्मल और सामान्य जनरल बातें जो ज्योग्राफी की अगर अपन बात करते हैं तो आपको यहाँ पर पढ़ाई हुई मिली है। जैसे कि अपन बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, एक है खनिज वाला। हालांकि आपको एक खनिज वाला टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाया था, फिर भी अगर अपन इसमें बात करें खनिज वाले टॉपिक की, तो देखो निम्न में से कौन सा खनिज उत्पादन, अगर बात करते हैं निम्न में से कौन सा खनिज उत्पादन की यहाँ पर बात की जाती है कि सुमेलित नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि नात्रा की पाल लो उत्पादन, बिल्कुल यहाँ पर लो उत्पादन होता है। मैग्नीज कालाकूटा से मैग्नीज सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होता है। जिप्सम जामसर कोटसर से, इन क्षेत्रों से प्राप्त होता है। फिर यहाँ पर बात की जाए तो गार्नेट में बच्चे ध्यान रखना, गार्नेट प्राप्त होता है टोंक से, गार्नेट टोंक से प्राप्त होता है। और सलादी जो पूरा है, ये सलादी पूरा कहां पर है, ये है सिक्कर में। सलादी पूरा कहां पर है, सिक्कर में। तो ध्यान रखना, नहीं पूछने पर जवाब यहां पर राइट क्या होगा, गार्नेट। गार्नेट की अगर हम बात करें तो गार्नेट टोंक से प्राप्त होता है, न कि सलादी पूरा से प्राप्त होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन यहां से आगे की ओर बढ़ते हैं, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। दूसरा क्वेश्चन, वनों के बारे में, यहां से फॉरेस्ट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था काफी अच्छे से। वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2021, हालांकि जो रिपोर्ट आई थी वो 19वीं आई थी, 2021 इसने जोड़ा है, ठीक है। अनुसार वन क्षेत्र में सर्वोच्च 2 जिले, यानी सर्वोच्च का मतलब जहां पर बिगेस्ट मात्रा में जहां पर वन पाए गए हैं, तो वो कौन से 2 जिले हैं, तो वो है उदयपुर और अलवर। हाल ही में 19वीं रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा जो वनों की बात की जाती है तो वो कहाँ पर है, उदयपुर और अलवर में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाए गए हैं। ये आपको पता होना चाहिए। उदयपुर नंबर 1 पोजीशन पर है और नंबर 2 पर अलवर। वो प्रतिशत में बात करें तो भी और एरिया वाइज बात करें तो भी, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दूसरे का वो उदयपुर व अलवर होगा। यहाँ से और आगे की ओर बढ़ते हैं अपन ज्योग्राफी के क्वेश्चनों को लेकर, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 2011, ये जनगणना की बात कर रहा है। बिल्कुल थोड़ा सा आपका इकोनॉमिक्स वाला पार्ट भी इसमें जुड़ जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कौन से जिले 100 से कम जनसंख्या के, तो बहुत आसान से प्रश्न थे, बहुत प्यारे से प्रश्न थे। 100 से जो बात की जाए तो जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, इन 3 में, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, इन 3 में यहां पर बात होती है जिनमें 100 से कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, ठीक है। तो यहां पर आंसर होगा ये मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना किससे संबंधित। हालांकि करंट जीके का क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना पर आपको पता है जो कार्यक्रम आप कर रहे हो उससे है, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी से। किससे है, प्रतियोगी परीक्षाएं आप देते हो उससे इसका संबंध है, जो मुख्यमंत्री द्वारा चलाई गई है। उसके बाद में आगे की ओर बात करें
अगले क्वेश्चन के लिए तो ये देखो, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बहुत मामूली से क्वेश्चन दिए हैं कि आप आराम से पेपर को बहुत बेहतरीन कर सको। जीके देखते हुए तो लगता है कि मेरिट अच्छी जानी चाहिए। ठीक है, राजस्थान के किन जिले राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान स्थित है? तो आपके राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान कहाँ पर है? जैसलमेर में है। आकलवुड फॉल्सिस पार्क, आकलवुड फॉल्सिस पार्क बताया हुआ मैंने आकलवुड फॉल्सिस पार्क के बारे में आपको। ठीक है, जो कहाँ पर है? आपके जैसलमेर में स्थित है, जहाँ पर से डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। ठीक है, तो ये बात हमने बिल्कुल पढ़ाई हुई है। आगे चले यहाँ से तो अगले क्वेश्चन की ओर। ये कल्चर के क्वेश्चन है, अपने से थोड़ा सा मामला आगे जा रहा है। कल्चर के क्वेश्चन अपने सर बिल्कुल आपको बताएंगे इसके बारे में। चलिए, ये आ गया अपना ज्योग्राफी के, फिर से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आए हैं, चर्चा करते हैं उनके बारे में। देखो इधर की साइड देखिएगा अब की बार, राजस्थान का निम्न में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित झुंझुनू में अवस्थित नहीं है? मैंने आपको शुरू से कहता आया था, जब मैं क्लास में रिकॉर्ड कर रहा था, आपको पढ़ाया था क्लासों में, तो मैंने आपको बताया था पटवारी का एग्जाम देखिएगा, एसआई का एग्जाम देखिएगा, अभी आपको संगणक का एग्जाम भी दिखा दिया इसने, और कहा कि नहीं 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 पर फोकस करें। आजकल बात नहीं की करने लगा है एग्जामिनर। तो आपको अच्छे से पता है भीड़ प्रदेश में आपके सिक्कर और झुंझुनू आते हैं, जो कि उपजाऊ प्रदेश है। मनसा माता का संबंध किससे है? झुंझुनू से। साकम्बरी सिक्कर और झुंझुनू से संबंध है। बचाकोल गोंगेवाला, ये कहाँ पर है? नागौर में। कंजर्वेशन रिजर्व जो हमारे हैं, कुल इनकी संख्या 14 है वर्तमान में, और 14 में से बात करें तो ये सर्वाधिक झुंझुनू में है। तो बहुत प्यारा प्रश्न बनाकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया एग्जामिनर ने। अगला, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निवेश निगम की स्थापना रीको की बात करें तो अलग ही बात यहाँ पर कुछ अलग होती है। 1968 भी इसके अंदर आंसर काफ़ी जगह पर सही माना गया है। तो 1968 ना होकर इसमें किसको माना गया? 1969 इसका राइट आंसर होगा। आगे चले यहां से, अगला क्वेश्चन, सीताबाड़ी पशु मेला आपको अच्छे से मेला सीताबाड़ी का तो 12 में होता है ना, आपको अच्छे से पता है, ये बिल्कुल आपको बताएंगे हिस्ट्री वाले सर ने यहाँ पर। चलिए अगले फिर क्वेश्चन अपने लिए, हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार, हाड़ौती प्रदेश की जो प्रधान है वो कौन सी है? तो काली, वर्टिसोल्स, काली मृदा, वर्टिसोल्स किसमें? हाड़ौती प्रदेशों में पाई जाती है। तो ध्यान रखना, यहां पर अगर आपने वर्टी किया है तो बिल्कुल सही जवाब था, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था ये सब आपके करंट के लिए क्वेश्चन है। आगे चले यहां से तो ये देखो, ये क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए थे, बिल्कुल हमने इसकी चर्चा की थी काफी अच्छे से। यहां पर एक बार देखिएगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए, कूट मिलाइए। बोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित है, बिल्कुल 100% बिल्कुल राइट है। उत्खात स्थलाकृति प्रदेश चंबल के बीच किसे बोलते हैं? उत्खात मैंने बताया था डांग प्रदेशों को, डांग की रानी करौली। और डांग प्रदेश भारत में उत्खात प्रदेश सर्वाधिक राजस्थान में पाए जाते हैं, चंबल के बेसी में करौली और धौलपुर, करौली और धौलपुर। रघुनाथगढ़ सबसे ऊंची चोटी है किसकी? इसकी, बिल्कुल आपको अच्छे से पता है, 1055 मीटर इसकी हाइट है। मैंने कहा था ना उत्तरी करके ऐसे करके एग्जामिनर क्वेश्चन दे देता है, अगर उत्तरी नहीं देता तो फिर गुरु सिक्कर होती, पर उत्तरी दिया इसने तो रघुनाथगढ़ होगी, जो कि कहाँ पर है? सिक्कर में है। कहाँ पर है ये? सिक्कर में। और राइट जवाब होगा इसमें 1 2 3 तीनों ही सही है। ओके, आगे चले, इधर राजस्थान में कौन से भूकंप सबसे कम प्रभावित होता है? ध्यान रखना, काफी बच्चे यहाँ पर भावनाओं में बह गए। मैंने 100 बार कह रखा बच्चों को कि एग्जाम है, एग्जाम भावनाओं में बहने का नहीं होता माय डियर, एग्जाम होता है आंसर देने का, और बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से आंसर देने का। ठीक है, तो ध्यान रखना, बच्चे क्या सोचे कि मरुस्थलों में क्या नहीं आते, मरुस्थलों के अंदर भूकंप नहीं आते, तो मरुस्थलीय भूमि को अपने इसमें डाल देते हैं। पर ध्यान रखना, कोटा और बारां इसका राइट जवाब होगा। भूकंप से सबसे कम प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? कोटा और बारां। सबसे कम प्रभावित क्षेत्र कोटा और बारां है। परंतु बच्चे जा रहे थे गंगानगर हनुमानगढ़ कर रहे हैं, कोई जैसलमेर बाड़मेर कर रहा है। ठीक है, इन भूमियों पे कोटा व बारां में सबसे कम भूकंप वाले क्षेत्रों में आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आगे बढ़े, यही तो बात है, बच्चे भावनाओं में बहुत बहते हैं।
समझाया था मैंने, एग्जाम में भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, हमेशा अपने बिल्कुल सटीक आंसर की ओर बढ़ना चाहिए। जवाई बांध योजना से संबंधित है। अब जवाई बांध का कहाँ पर है? पाली में, तो पहले पाली ढूंढो, ये रहा पाली, और क्या ढूंढो? जालोर में। सिरोही से संबंध नहीं है, इससे भी संबंध नहीं है, इससे भी नहीं है। पाली और जालोर से संबंधित है जवाई बांध योजना। ध्यान रखना, जालोर से संबंधित है। कुछ एक नदियां इससे भी जुड़ी हुई है जालोर के माध्यम से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जवाई की सहायक नदियां एक तो खारी है और एक कौन सी है? सूखड़ी, जो कि जालोर से ही आगे की ओर बढ़ती है और आके इसमें मिलती है और संबंधित है इनसे। निम्न में से कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित? देखो फिर से देखो, मैंने कहा था नहीं करवाता एग्जाम में, नहीं है। अब जब नहीं की बात आई, पोखरण जैसलमेर और जोधपुर बिल्कुल सही है। डॉक्टर करणी बीकानेर जोधपुर बिल्कुल सही है। गुरु जाम्बेश्वर बीकानेर जोधपुर जैसलमेर बिल्कुल सही है। वीर तेजाजी यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा बीकानेर। यहाँ पर क्या आएगा? बीकानेर, तब आंसर यहाँ पर सही होता। तो ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल यहाँ पर बात की हमने। राजस्थान की मुकुंदरा की पहाड़ियों का हिस्सा है, तो मैंने आपको पढ़ाया था विंध्यन कगार भूमि प्रदेश का। किसका हिस्सा है? विंध्यन कगार भूमि प्रदेश का। बच्चे अरावली कर रहे थे, सतपुड़ा कर रहे थे, मैदान कर रहे थे, नहीं। ध्यान रखना, मुकुंदरा की पहाड़ियां किसका अवशेष है? विंध्यन कगार भूमि प्रदेशों का अवशेष बताई गई है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार जिलों में घटता हुआ क्रम लिखा हुआ है, कॉपी उठा कर देखना है, फिर वीडियो में देखना। घटते हुए क्रम में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो घटते हुए क्रम में जिलों की बात होती है तो उदयपुर में कम हुए हैं, फिर अलवर में कम हुए हैं, फिर प्रतापगढ़ में और बारां। तो ये हुआ डी ऑप्शन होगा, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारां। इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा ह्रास हुआ है, कमी आई है किसमें? वनों में। एक बात यहां पर होती है, ये चलो अब आपने शायद मुझे लग रहा है ज्योग्राफी क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। क्वेश्चन कुछ अलग ही टाइप के दिखने लगे, ठीक है। तो ये अपने यहाँ पर बात की राजस्थान की ज्योग्राफी से जुड़ी हुई क्वेश्चनों की। तो बिल्कुल आशा करता हूँ आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा और आप लोग मिठाई खिलाने के लिए तैयार होंगे। तो इसी प्रकार से मस्त रहेगा, बिंदास रहेगा और ऐसे वैकेंसियों में छोटी छोटी गलतियां न कर सटीक और सही आंसर देकर अपने एग्जामों को सफल बनाइएगा। बिल्कुल धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक आपके रिजल्ट के लिए। फिर मिलते हैं बहुत जल्द आपसे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का विवेकानंद के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत। सभी प्यारे विद्यार्थी जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको जैसा पता है कि आपका एक दिन पहले आपका जो संगणक का पेपर हुआ था, उस संगणक पेपर का सोल्यूशन करवाने के लिए अभी हम सभी फैकल्टियां आपके बीच में मौजूद उपस्थित हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे संगणक में आने वाले समस्त वो क्वेश्चन जिनसे बच्चों का भविष्य निर्धारित किया जाता है, उन क्वेश्चनों के ऊपर उनका सोल्यूशन लेकर मैं आपके बीच में पहुंच रहा हूं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं आपके सामने, जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि कौन कौन सा क्वेश्चन किस किस के अंदर आया हुआ है। ठीक है भाई, पहले नंबर का क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, नंबर एक। पहले नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। तो पहले नंबर के क्वेश्चन को लेकर अगर हम लोग बात करते हैं, पहले नंबर के क्वेश्चन को लेकर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आ रहा है आपका मुख्यमंत्री अनुप्रीत योजना निम्न में से किससे संबंधित है। अभी आपको पता है कि गहलोत सरकार ने जो अभी हमारे कदम उठाए थे कि भैया कोचिंग संस्थानों को बंद किया जाए, बिगर फालतू के खोल रखे हैं, वो ऐसी करते हुए उन्होंने समस्त जितने भी हमारे गरीब एसटी एससी अनुसूचित जाति जनजाति, जितने भी हमारे ओबीसी वर्ग के जो आपके गरीबी जीवन से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए इसने भाई साहब हमारी कौन सी अनुप्रीत योजना की शुरुआत करी थी। वैसे आपको अगर बताना होता और भी टाइम होता तो मैं आपको बताता कि अनुप्रीत योजना होती क्या है, अनुप्रीत योजना की शुरुआत कैसे हुई, ये हमारे और भी कोई टीचर होंगे वो बता देंगे। लेकिन इतना ध्यान रखना कि अनुप्रीत योजना किससे संबंधित है? प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित। ठीक है भाई।
इसके बाद में अगर हम बात करें तो अगले नंबर का क्वेश्चन आ रहा है हमारे, आप देख सकते हो। अभी इनका दोनों का भी आंसर हम आपको बता देंगे। आ जाओ भाई साहब, यहां पर सबसे पहले आ रहा है कि प्रशासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, प्रशासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को क्या कहा गया है? प्रशासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है भाई, संचार एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग को क्या कहा गया है? तो इसको बोलते हैं ई गवर्नेंस। क्या बोलते हैं? ई गवर्नेंस। इसके बाद में आता है कि राजस्थानी तारभात की ओढ़नी की पहचान किसकी भाई? राजस्थान में ताराभात की ओढ़नी की पहनावा किससे प्रचलित है या किसमें प्रचलित है? ये बात ध्यान रखना। कौन सी आती है? तारभात की ओढ़नी। तो तारभात की ओढ़नी की अगर बात करी जाए तो ये आदिवासी महिलाओं का पहनावा है। किसका? आदिवासी महिलाओं का। अभी बहुत गजब का क्वेश्चन कि मई 2021 में अरब सागर से आए चक्रवाती तूफान, जिसने बहुत ज्यादा तबाही बनाई थी आपके कहां पर, गुजरात के अंदर, कि 2021 में अरब सागर से आए हुए चक्रवाती तूफान का नाम क्या रखा गया था या उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था यास। बहुत ज्यादा मई जून के अंदर बहुत ज्यादा प्रचलित रहा हुआ था ये। तो कौन सा था हमारा? यास। ठीक है भाई। इसके बाद में आता है हमारे पास कौन सा? हस्तशिल्प। कौन सा आता है? हस्तशिल्प को वर्ष 2021 का किस हस्तशिल्प को वर्ष 2021 का हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया? किस हस्तशिल्प को वर्ष 2021 का राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार दिया गया? तो उसका नाम था गंगा सिंह गौतम। क्या नाम था भाई? गंगा सिंह गौतम। निम्नलिखित में से किसे खेलों के लिए वर्ष 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था? वर्ष 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? कपिल देव, बबीता फोगाट, विराट कोहली या मैरी कॉम? इनमें से कपिल देव, मैरी कॉम और विराट कोहली का कोई नाम नहीं है। इसमें जो नाम आता है वो सिर्फ एक का ही आता है। किसका? विराट कोहली का। किसका आता है भाई? विराट कोहली का। इसको इस पुरस्कार से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। इसके बाद में अगर आगे के क्वेश्चनों को लेकर बात करें, अगला क्वेश्चन आ रहा है कि भारत ने राफेल नामक लड़ाकू विमान किस देश से प्राप्त किए? राफेल नामक लड़ाकू विमान किस देश से प्राप्त किए? तो मैंने आपको बताया था, तो ये रहा था हमारा रूस। कौन सा? रूस। इसके बाद में ये आपका हो ही गया राजस्थान सरकार वाला। ठीक है भाई। एक आता है आपका कौन सा? कि राजस्थान के संत पीपा के गुरु कौन हुआ करते थे? तो उनका नाम था रामानंद जी। क्या नाम था भाई? रामानंद जी, जो इनके गुरु हुआ करते थे। इसके बाद में हमारा और आगे क्वेश्चन आ रहा है एक इंपॉर्टेंट और, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस जिले से संबंधित है? ठीक है भाई। राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहां पर बढ़ता है? तो राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला की अगर बात करी जाए तो इसको अपन लोग बोलते हैं आदिवासियों का कुंभ। तो इसकी अगर बात करी जाए तो उसमें एक आता है हमारे पास 12। कौन सा आता है? 12। ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य व क्षेत्र सुमेलित नहीं है? देख भाई, गीधन नृत्य शेखावाटी झुंझुनू का है, बम नृत्य आपके भरतपुर में आता है, नई फसल के औजार में, ढोल नृत्य वो जालोर का है, लेकिन गैर नृत्य मेवात में नहीं होता। गैर नृत्य जो होता है वो होता है आदिवासी इलाके, जैसे आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा है कि नहीं, इधर की तरफ। इसलिए गैर नृत्य मेवात वाला है, ये आपसे संबंधित नहीं है। ये बात ध्यान रखना। इसके बाद में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है आपका कि राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? ठीक है भाई। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी? तो वो रहा था हमारा जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार एवं निर्वासित होने वाली राजस्थान की पहली महिला, जिसको आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया और उसको बाद में देश निकाला भी दे दिया गया था, ऐसी निर्वासित महिला कौन थी? तो उसका नाम था श्रीमती अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी वो ऐसी महिला थी जिनको निष्कासित किया गया था यहां से।
ठीक है भाई। इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में आता है हमारे पास एक और, जिसका नाम दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट कि सबरीमाला अयप्पन मंदिर, सबरीमाला अयप्पन मंदिर निम्न में से किस राज्य के अंदर स्थित है? तो वो है आपका केरल। कौन सा भाई? केरल। एक आता है निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ के लेखक सुमेलित नहीं है? देखो भाई, एकलिंग महाकाव्य महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया, प्रबंध चिंतामणि वो मेरुतुंग के द्वारा लिखा गया था। अगर हम बात करें हमीर महाकाव्य, ये नैनचंद्र सूरी का था, लेकिन प्रबंध कोश हरिसेन का नहीं था, जबकि प्रबंध कोश की जो रचना करने वाला व्यक्ति था उसका नाम था राजशेखर। क्या नाम था? राजशेखर। इसके द्वारा इसकी क्या की गई थी? रचना की गई थी। ठीक है भाई, ये दो ग्रंथ आपके ये वाले होते हैं। इसके बाद में अगर और अगला क्वेश्चन की बात करी जाए, एक आता है राजस्थान के 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राजस्थान के 6वें वित्त आयोग की बात करी जाए तो 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे थे, उनका नाम था प्रद्युमन सिंह। क्या नाम था भाई? प्रद्युमन सिंह। उन्होंने इसकी क्या करी थी? रचना। प्रद्युमन सिंह इसके 6वें वित्त आयोग के क्या रहे हुए भाई? इसके बाद में शायद अपना कोई क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर, बाकी सब ज्योग्राफी के क्वेश्चन है और आपकी स्टैटिक्स जीके के क्वेश्चन है। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और आ रहा है आपका, शुरू में ही है, यह रहा आपका चौथा क्वेश्चन कि निम्न में से सुमेलित कीजिए। यह वाला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से सुमेलित कीजिए। अगर निम्न में से सुमेलित को लेकर अगर बात करते हैं तो सबसे पहला आता है सारंगी। कौन सा आता है? सारंगी। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं किसको लेकर, चौथे नंबर के क्वेश्चन को लेकर, तो सारंगी की अगर बात करा जाए तो सारंगी जो नृत्य है, एक पुंगी नृत्य, एक कामायचा नृत्य, एक रावणत्ता नृत्य। अगर इसकी बात करी जाए तो एक में भोपा, एक में मंगलियार, एक में आता है लंगा और एक में आता है कालवेलिया। निम्न में से कौन कौन सी जाति के लोक वाद्य यंत्र आपके कौन कौन से रहे हुए हैं? अगर इनकी बात करी जाए तो इनको देख लीजिए, मिलाकर के सारंगी है वो आपका सबसे पहले आता है किसका? भोपा। पुंगी की अगर बात करी जाए तो वो रहा है लंगा। कमायचा की अगर बात करी जाए अगर हम सारंगी की बात करें तो सारंगी आता है लंगा जाति का। इसके बाद में अगर पुंगी की बात करा जाए तो पुंगी आती है कालबेलिया जाति की। ठीक है ना भाई। इसके बाद में कामाच्छा की बात करी जाए तो ये आता है आपका किसका? मंगनियार का। ब्राह्मणत्ता आता है वो आता है भोपो का। तो इसके आधार पर इसका आंसर है वो कौन सा है? डी। और एक क्वेश्चन और था जो मैंने आपको बताया था अभी, क्योंकि ये ज्यादातर सुमेलित करने वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। इनमें से एक और क्वेश्चन है आपका नौटंकी या रम्मत वाले की अगर बात करी जाए तो इसका आंसर आ रहा है आपका कौन सा? ए। ठीक है भाई। नौटंकी, रम्मत, तमाशा और तुर्का कुलंकी निम्न में से कौन सा खेल इनसे कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो अगर इसकी बात करी जाए तो नौटंकी है वो धौलपुर और भरतपुर की है। ठीक है ना भाई। अगर रम्मत की बात करी जाए तो रम्मत आपका जयपुर का प्रसिद्ध बता रहे हैं। अगर हम तमाशे को लेकर बात करें तो तमाशा जो आपका प्रसिद्ध है वो है आपका जयपुर का। रम्मत है वो आपकी बीकानेर की। एक आता है आपका कौन सा? तुर्रा कलंकी। ये आता है आपका मेवाड़ का। इसके आधार पर इसका आंसर आता है वो आ रहा है कौन सा? ए। ये आपके पूरे के पूरे क्या है भाई? ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल पूछे गए हैं। आपके करंट जीके का ज्यादा विवाद नहीं था। इसमें विवाद जो मेन रूप से रहा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ आपके राजस्थान के कल्चर से या फिर राजस्थान की हिस्ट्री के दो क्वेश्चन ज्यादातर कल्चर से निकाले गए हैं। इसलिए आपके जितने भी इसमें क्वेश्चन आए हुए थे, जिनमें से आपका एक ताराबाद की ओढ़नी वाला है, एक करंट जीके के अंदर अगर पूछा जाए तो एक चक्रवर्ती तूफान का पूछा गया, एक हस्तशिल्प पुरस्कार पूछा गया, एक राज्य मतलब की खेल रत्न पुरस्कार पूछा गया। ये सारे के सारे खेल रत्न संबंधी पुरस्कार इधर को हमारे ये कल्चर के अंदर से 3 क्वेश्चन ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिनके ऊपर मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं। फिर इसके बाद में हमारे अगले सब्जेक्ट के टीचर आपके सामने आ रहे हैं, वो आपको बाकी की क्लासें लेंगे। ठीक है भाई, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, एस विवेकानंद के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है।
अभी संगणक का जो हमारा पेपर हुआ था उसमें स्टैटिस्टिक्स के लगभग 30 क्वेश्चन आए थे, तो उनका सॉल्यूशंस मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों इसमें अगर बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31 जो गुणोत्तर माध्य से संबंधित है। क्वेश्चन है कि गुणोत्तर माध्य के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब कौन सा कथन आपका जो है ट्रू नहीं है। दोस्तों हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है कि यह उपचाव की अन्य विवेचन के लिए उपयुक्त नहीं है, मैथमेटिकल एवरेज है, तो यह इसमें बीजगणितीय विवेचन हम लोग करते हैं, तो इसका मतलब है ऑप्शन ए इस कथन जो है इसका सत्य नहीं है, गुणोत्तर माध्य बीजगणितीय विवेचन के लिए उपयोगी है या उपयुक्त है। ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। अगर हम बात करें ऑप्शन बी, सी एंड डी की, तो ऑप्शन बी कहता है कि चरम मूल्यों का इस पे कम प्रभाव होता है, सुदूर मानों का, तो सही है दोस्तों, चरम मूल्यों का इफेक्ट थोड़ा इसमें कम होता है। ऑप्शन सी, यह सभी समअंकों पर आधारित है क्योंकि यह गणितीय माध्य है, तो सभी समअंकों पर यह आधारित है। ऑप्शन डी क्या कहता है कि अगर किसी का मान शून्य होगा, किसी अवयव का मान शून्य होगा या कोई वैल्यू 0 होगी तो गुणोत्तर माध्य की गणना हम लोग नहीं कर सकते, गुणोत्तर माध्य का मान भी 0 हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 हमारा क्वेश्चन जो संबंधित है वो टाइम सीरीज से संबंधित है। टाइम सीरीज में दोस्तों हम लोगों ने मौसमी विचरण के हमने 4 माप पढ़े, चारों विधियां दी हुई है और आपसे पूछा है कि कौन सी विधि का तुलनात्मक रूप से कम उपयोग करते हैं, कि मौसमी विचलनों के मापन में निम्न में से किस माप में दिए हुए समअंकों का तुलनात्मक रूप से कम उपयोग किया जाता है। दोस्तों हम देखते हैं तो सबसे पहले मेथड ऑफ सिंपल एवरेज, ये बिल्कुल सिंपल है। अगर इसका फॉर्मूला भी आप लोगों ने देखा होगा तो जनरल एवरेज मतलब नीचे आता है और मौसमी सूचकांक निकालने के लिए हम लोग मौसमी औसत बटा जनरल औसत या सामान्य औसत गुणा 100 करते हैं, तो ये सिंपल मेथड है। इसमें चक्रीय विचरण या उपनति विचरण ये दोनों ये मेथड मानता है कि ये दोनों लगभग इसमें उपस्थित नहीं है, इस आधार पर ये इसका फॉर्मूला काम में लेते हैं, तो इसका उपयोग थोड़ा कम होता है क्योंकि टेक्निकली इसकी जो मान्यता है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है कि सरल माध्य विधि सबसे कम काम में ली जाती है या सबसे कम काम में सबसे कम उपयोग की जाती है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या कहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर, ये भी ट्रेंड आपका जो उपनति निकालने की विधि है उससे संबंधित है, टाइम सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। इसमें आपकी जो विधि है मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, चल माध्य विधि, तो चल माध्य विधि में इसमें पूछा हुआ है कि अगर चल माध्य की अवधि 3 साल है, कि आपके पास 6 ऑब्जर्वेशंस दी हुई है और आपसे कहा कि चल माध्य की अवधि 3 साल है, तो 3 ईयर मूविंग एवरेज क्या होंगे। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, आप फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पर जोड़ेंगे और उसको 3 से डिवाइड करेंगे, जैसे 15 + 24 + 18, हम तीनों को ऐड करेंगे, तो तीनों का टोटल होगा 57, उसमें 3 का डिवाइड कर देंगे तो हमारा फर्स्ट चल माध्य आ जाएगा 19 साल। फिर फर्स्ट वैल्यू को छोड़कर नेक्स्ट 3 को जोड़ेंगे तो नेक्स्ट हमारा ऑब्जर्वेशन होगा इसके अंदर 24 + 18 + 33, तो इसमें हमारा इसका टोटल होगा 75, तो ऐसे 25 आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट वैल्यू को छोड़ के बाकी के 3 को जोड़ते हुए हम तीसरा चल माध्य निकालेंगे। दोस्तों इसका जो ऑप्शन बी है वो राइट है। इसमें है 19 और 25, 31 और 43, लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का टोटल देखेंगे हम तो दोस्तों होगा 129, तो हमारे पास 129 में 3 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 43, तो ये 3 ईयर मूविंग एवरेज है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 आपका कृषि से संबंधित है कि कृषि जनगणना का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में जनरली ऑप्शन जो होता है वो उपरोक्त सभी होता है, क्योंकि आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय को जरूरी आंकड़े उपलब्ध करवाता है, कृषि संबंधित जो आंकड़े होते हैं, क्योंकि आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग पूरे जिला सांख्यिकी रूपरेखा या स्टेट लेवल पर इकोनॉमिक रिव्यू निकालता है, तो उसमें कृषि के आंकड़े भी होते हैं, जिला स्तर पर जिला के आंकड़े होते हैं कृषि के, तो ये आंकड़े उनको उपलब्ध करवाता है। पटवारी द्वारा गांव के आंकड़ों का निरीक्षण करना, ये भी इसका एक काम है। तीसरा है जमीन की जंगल कृषि योग्य जमीन में विवरण करना। दोस्तों इसमें होती है खेती योग्य कितनी है, कुएं कितने हैं, बावड़ियां कितनी है, तो ऐसे पूरी जिले लेवल पर पूरी जमीन का आपका बाइफर्केशन होता है, उनका अलग अलग उनको ग्रुप में बांटते हैं कि खेती योग्य कितनी है, तो ये सब डेटा यहाँ पर इकट्ठे करके कृषि जनगणना का मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि कृषि योग्य भूमि का हम अलग से निकाल सके कि सिंचाई युक्त कितनी है, बिना सिंचाई वाली कितनी है, तो ये तीनों ही ऑप्शन इसमें राइट है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35
बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन एग्जामिनर ने क्वेश्चन ऐसा बनाया कि सभी छात्र इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए हैं। लेकिन अगर आपने सही जगह से कोचिंग ली और अच्छे से इसको पढ़ा है तो आप बिल्कुल इसका आंसर गलत नहीं करोगे। जैसे अगर हम देखें, यहाँ पर दो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स प्रतिगमन गुणांक दिए हुए हैं और आपसे सिंपल उसने पूछा है कि एक का मान ग्रेटर देन 0 है तो दूसरे का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर जनरली पहले क्वेश्चन आता था कि एक का मान ग्रेटर देन 1 है तो दूसरे का मान क्या होगा, तो हम बोलते थे लेस देन 1 होगा। लेकिन दोस्तों उसने कहा कि एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा। जनरल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपने अगर प्रॉपर्टी पढ़ी होगी इसकी तो हमने पढ़ा कि प्रतिगमन गुणांक तथा सहसंबंध गुणांक इनके चिन्ह हमेशा समान होते हैं, चिन्ह हमेशा समान होते हैं। और दूसरा हम पढ़ते हैं कि दोनों का जो गुणा है रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का प्रतिगमन गुणांक का वो 1 से छोटा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जैसे ऑप्शन में दे रखा है कि बी बाई एक्स ग्रेटर देन 0 है, मतलब धनात्मक है। बी बाई एक्स क्या दे रखा है, आपको सिंपल करा है कि धनात्मक है। अब पूछ रहा है कि बी एक्स वाई क्या होगा, तो दोस्तों हम ये कहेंगे कि बी एक्स वाई भी धनात्मक होगा। तो दोस्तों इसमें आंसर होगा आप ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट है। कई छात्र कह रहे हैं कि सर इसमें ऑप्शन बी या सी राइट क्यों नहीं है। तो दोस्तों अगर मैं ऑप्शन बी को राइट मानूं कि धनात्मक है लेकिन लेस देन 1 है तो दोस्तों ये सही है। लेकिन ऑप्शन सी भी राइट है कि धनात्मक ग्रेटर देन 1 है। अगर मैं ऑप्शन बी राइट मानता हूं कि लेस देन 1 है तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। ऑप्शन सी बोलता हूं कि ग्रेटर देन 1 है तो दूसरा व्यक्ति कहेगा कि लेस देन 1 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट लेस देन 1 भी हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है मेजर स्टेटमेंट में कि अगर एक धनात्मक है तो दूसरा धनात्मक होगा। लेस देन 1 होगा ग्रेटर देन 1 होगा हम ये नहीं कह सकते। हम सिर्फ यह कह सकते हैं कि एक रिग्रेशन कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव होगा, ये कंफर्म है। चाहे वो लेस देन 1 भी हो सकता है, वो ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि निम्न में से कौन सा सीएसओ का वार्षिक प्रकाशन है, मतलब एनुअल पब्लिकेशन कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके जो ऑप्शंस हैं, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, भारत का सांख्यिकीय एब्स्ट्रैक्ट, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय आय का आकलन, तीसरा है सांख्यिकी सूचना प्रपत्र। तो दोस्तों ऑप्शन ए और बी दोनों इसके ईयरली पब्लिकेशंस हैं। आपका भारत का सांख्यिकी एब्स्ट्रैक्ट भी निकलता है ईयरली और राष्ट्रीय आय का आकलन भी ईयरली करते हैं, तो इनका पब्लिकेशंस सीएसओ निकालता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों राइट हैं, तो इसके लिए इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। ए और बी दोनों इसमें राइट होंगे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि केंद्र में बहुउद्देशीय सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य रूप से किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। तो दोस्तों सोशियो इकोनॉमिक सर्वे की अगर हम बात करें तो ये सिंपल है, एनएसएसओ के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है अलग एग्जाम्स में, बार बार पूछते हैं कि सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है, ये कौन करवाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है सिंपल सा एनएसएसओ। ज्यादातर छात्रों ने सही भी किया है। और अगर केवल बात की जाए आर्थिक सर्वे की तो वो सीएसओ करवाता है, लेकिन सामाजिक आर्थिक सर्वे की बात की जाएगी तो इसका आंसर होगा एनएसएसओ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनएसएसओ इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये 37 तक क्वेश्चन किए। क्वेश्चन नंबर 38 आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये क्वेश्चन बार बार अलग अलग एग्जामों में रिपीट होता है। सिंपल क्वेश्चन है कि एक परिवार के विभिन्न मदों पर खर्च को आरेख द्वारा प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त चित्र कौन सा है। दोस्तों डायग्राम बहुत सारे होते हैं, हम अलग अलग उसमें प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब भी बात आती है किसी गवर्नमेंट की डिफरेंट सेक्टर, मतलब अलग अलग मदों पर खर्चा दिखाने की, जैसे माना कि भारत सरकार है तो एजुकेशन पर कितना खर्च कर रही है, इंफ्रा पर कितना खर्च कर रही है, गरीबों के कल्याण में योजनाओं पर कितना खर्च कर रही है, तो अलग अलग सेक्टर्स मतलब अलग अलग विभागों में खर्चा दिखाने के लिए, चाहे परिवार का खर्चा हो, सरकार का खर्चा हो या किसी कंपनी का खर्चा हो, इनमें दोस्तों हमेशा पाई डायग्राम आपका उपयुक्त होता है। आपने वृत्तखंड देखा होगा जिसमें लिखा होता है कि मेडिकल पर इतना खर्च कर रहे हैं, इस पर इतना खर्च कर रहे हैं, तो इसमें दोस्तों आंसर होगा पाई चित्र। अन्य चित्रों से भी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं लेकिन सबसे उपयुक्त चित्र इसमें पाई चित्र माना जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्वेश्चन दोस्तों आपका इंडेक्स नंबर सूचकांक से है। आपका ड्रॉबिश बाउले का जो सूत्र है उसके बारे में पूछा गया है कि ड्रॉबिश बाउले का जो कीमत सूचकांक है वह क्या है। दोस्तों ऑप्शन नंबर है लेशपर व पाश्य की कीमत सूचकांकों का ज्यामितीय माध्य, गुणोत्तर माध्य। तो दोस्तों ज्यामितीय माध्य तो फिशर का सूचकांक होता है, तो ऑप्शन ए आपका गलत है। ऑप्शन बी अगर हम देखें लेशपर एवं पाश्य की कीमत सूचकांकों का समांतर माध्य, तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है आपका राइट ऑप्शन है। आपका जो ड्रॉबिश बाउले का सूत्र है वो लेशपर और पाश्य दोनों सूत्रों का समांतर माध्य करने पर आपका ड्रॉबिश बाउले का सूत्र आता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा।
दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 आपके क्या कहता है इसके अंदर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 आपका फिर इंडेक्स नंबर से है, आपसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंधित ये क्वेश्चन है। बिल्कुल अगर इसको हम देखें, अगर आपने इसको ढंग से पढ़ा हुआ तो एक तरह से परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ये कहता है कि आधार वर्ष में किसी व्यक्ति की आय 2,000 रुपए प्रति वर्ष तथा चालू वर्ष में 5,000 है। यदि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आपका 325 है। दोस्तों बात की जा रही है करंट की, कि अभी वर्तमान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 325 है। दोस्तों आधार वर्ष का मूल्य सूचकांक आपको इसमें दे नहीं रखा तो हम 100 मानेंगे। आधार वर्ष का सूचकांक हमेशा 100 होता है। इसका मतलब है दोस्तों कि आधार वर्ष में सूचकांक था 100 और करंट ईयर के अंदर 325 है। इसका मतलब है महंगाई बढ़ गई आपकी 225%। तो दोस्तों उसकी सैलरी भी 225% बढ़नी चाहिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो 2,000 का अगर हम 225% बढ़ाएंगे तो इसका डायरेक्ट होगा हमारे पास 4,500 रुपए। मतलब आज उस व्यक्ति को अगर हम देखें जितनी महंगाई बढ़ी है तो उसको 6,500 रुपए मिलने चाहिए। अगर हम इसका परसेंटेज निकालें तो 6,500 उसको मिलने चाहिए। उसकी मौद्रिक आय तो बढ़ी है, लेकिन क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई तो उसकी परचेजिंग पावर ऑफ मनी कम हो गई। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि भाई उसको कितना और वेतन मिले कि वो अपना जीवन स्तर बनाए रखे, अपना लाइफ जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन कर पाए। तो दोस्तों सीधी सी बात है, जितनी महंगाई बढ़ी उतनी उसकी सैलरी बढ़नी चाहिए। तो उसकी सैलरी आज होनी चाहिए 6,500 रुपए, जबकि उसको 5,000 रुपए मिल रहे हैं। इसका मतलब है उसे 1,500 रुपए का भत्ता और अधिक मिलना चाहिए, ताकि वह अपना जीवन स्तर को बनाए रखे। जो लाइफ स्तर वह पहले मेंटेन कर पा रहा था वही आगे मेंटेन कर पाए। तो दोस्तों इसका सिंपल है, आंसर होगा 1,500। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 41। 41 दोस्तों आपका क्वेश्चन है सैंपलिंग का। सैंपलिंग में अगर आपने पढ़ा हो, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। ये कहता है कि आपके पास पॉपुलेशन में 30 यूनिट्स है, 30 इकाइयां समष्टि में, उसमें से 5 इकाइयों का चयन सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट से आपका लिया गया है। मतलब सरल यादृच्छिक प्रतिचयन प्रतिस्थापन रहित से लिया गया है। तो किसी विशिष्ट इकाई के प्रतिदर्श में आने की प्रायिकता। दोस्तों प्रतिदर्श में सम्मिलित होना, प्रतिदर्श में आना, तो अगर हम सीधी सी बात है 30 में से 5 इकाई चुनेंगे तो 5 ड्रॉ करेंगे। किसी भी इकाई को चुनने के लिए उसको 5 चांस मिलेंगे। तो इसका सिंपल आंसर होगा 5/30। किसी भी एक इकाई को चुनने के लिए 5 चांस मिलेंगे, क्योंकि 5 सैंपल चुनने हैं तो 5 ड्रॉ होंगे। अगर पहले बार में नहीं तो दूसरी बार में, दूसरी बार में नहीं तो तीसरी बार में। हर बार उसकी प्रोबेबिलिटी 1/30 या 1/n होगी। तो अब इसको जोड़ देंगे 5 बार तो ये आंसर होगा 5/30। सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/6। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1/6। किसी भी इकाई के प्रतिदर्श में सम्मिलित होने की प्रायिकता 5/30 या 1/6 होगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपका है दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट का। ये कहता है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, विच इज नॉट ट्रू। दोस्तों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये कहता है कि यदि r बराबर 0 हो तो दोनों प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होगी। बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर आपका एंगल 90 डिग्री है तो r 0 होता है, या r 0 है तो आपकी दोनों प्रतिगमन रेखाएं लंबवत होगी। ऑप्शन भी देखते हैं, दोनों प्रतिगमन गुणांक एवं सहसंबंध गुणांक चिन्ह समान होते हैं। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था कि एक धनात्मक है तो दूसरा धनात्मक होगा। तो प्रतिगमन गुणांक एवं सहसंबंध गुणांक के चिन्ह हमेशा समान होते हैं। ऑप्शन नंबर सी अगर हम देखें, सहसंबंध गुणांक दोनों प्रतिगमन गुणांकों का समांतर माध्य होता है। दोस्तों ये आंसर गलत है, क्योंकि सहसंबंध गुणांक दोनों प्रतिगमन गुणांकों के समांतर माध्य से अधिक या बराबर होता है। दोस्तों समांतर माध्य वह नहीं होता है। हमने पढ़ा होगा कि b/x प्लस bxy दोनों का जो डिवाइड करेंगे 2 से तो ये r से बड़ा या बराबर होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, समान नहीं होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी। और डी ऑप्शन जो है वह कि प्रतिगमन गुणांक केंद्र परिवर्तन से प्रभावित नहीं होते परंतु पैमाने में परिवर्तन से प्रभावित होते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। मूल बिंदु से, यहाँ केंद्र लिखा हुआ है, मूल बिंदु से प्रभावित नहीं होते, पैमाने में परिवर्तन से प्रभावित होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 काफी बार रिपीट हुआ है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का प्रसरण क्या होगा। दोस्तों एग्जामिनर कई बार तो पूछता है प्रमाप विचलन, कई बार पूछता है प्रसरण। तो दोस्तों अगर प्रमाप विचलन पूछता तो इसका आंसर हो जाता n² - 1/12। क्योंकि प्रसरण पूछा है तो इसका रूट हट जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों n² - 1/12। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44।
ये कह रहा है दोस्तों, ए पॉपुलेशन इज सेड टू बी स्टेशनरी। दोस्तों अगर हम बात करें जनसंख्या की तो दो प्रकार की पॉपुलेशन होती है। एक होती है स्टेबल, जिसको बोलते हैं स्थिर जनसंख्या, एक होती है स्टेशनरी, जिसे कहते हैं स्थावर जनसंख्या। तो दोस्तों स्टेबल क्या होती है और स्टेशनरी क्या होती है, दोनों में माइनर सा डिफरेंस है। स्टेबल पॉपुलेशन एक फिक्स दर से बढ़ती है या घटती है, उसकी दर फिक्स होती है, या तो वो घटती है या बढ़ती है। जबकि स्टेशनरी पॉपुलेशन, जिसको हम यहाँ पर कहा गया है स्थावर जनसंख्या, यह न तो कभी बढ़ेगी न कभी कभी घटेगी, ये इसका फिक्स सिंपल कॉन्सेप्ट है। स्टेशनरी पॉपुलेशन माना कि किसी जिले की जनसंख्या 5 लाख है, और अगर वो स्टेशनरी पॉपुलेशन है तो वो हमेशा दोस्तों 5 लाख ही रहेगी, उसमें कभी भी न तो वो घटेगी न कभी बढ़ेगी। अब दोस्तों अगर वो न कभी बढ़ेगी न घटेगी तो उसमें क्या क्या घटनाएं हो सकती है। तो पहला ऑप्शन है, प्रत्येक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या एवं मृत्यु की संख्या समान होगी। दोस्तों जितनों की मृत्यु होगी उतने जन्म लेंगे, तो जनसंख्या वही रहेगी। दूसरा ऑप्शन है, प्रत्येक वर्ष में जन्म एवं मृत्यु का अनुपात समान होगा। दोस्तों जब हम ये एक बात कह रहे हैं कि जब मरने वाले समान है, जन्म लेने वाले समान है, तो उनका अनुपात भी यहाँ पर समान ही होगा, कि जितने मरेंगे उतने ही जन्म लेंगे। दोस्तों इसका ऑप्शन सी राइट है, दोनों ए तथा बी। स्थावर जनसंख्या में ये दोनों ही बातें सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 45 की अगर बात करें दोस्तों, क्रमबद्ध प्रतिचयन आकलन के लिए अच्छे परिणाम नहीं देगा। ए सिस्टमेटिक सैंपल डज नॉट यील्ड गुड रिजल्ट। दोस्तों अगर आपने एक दिन पहले एसओ का पेपर देखा होगा तो ये क्वेश्चन सेम एज रिपीट हुआ है, वहां पर ऑप्शन भी चेंज नहीं हुए। ये सांख्यिकी अधिकारी का पेपर 18 दिसंबर को हुआ था, एक दिन पहले। उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रमबद्ध प्रतिचयन आकलन के अच्छे परिणाम नहीं देगा। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, इकाइयों के मध्य विचलन आवर्ती हो। अगर वेरिएशन आपके पीरियोडिक है, मतलब जैसे क्योंकि क्रमबद्ध विधि में मतलब सिस्टमेटिक सैंपलिंग में हम लोग एक रेगुलर इंटरवल पर, एक निश्चित अंतराल पर सैंपल लेते हैं। अगर हम रेगुलर अंतराल पर सैंपल ले रहे हैं, अगर उनमें कोई संबंध है, मतलब जो वेरिएशन है वो आवर्ती है, तो दोस्तों उस पर्टिकुलर अंतराल पर वह वेरिएशन आपका दिखेगा, उससे जो हमारा एस्टिमेट है वो सही नहीं आएगा। तो ये कहता है कि कब सही नहीं होगा, तो दोस्तों अगर रेगुलर अंतराल पर यूनिट्स में कोई सहसंबंध है या कोई वेरिएशन है तो वह सही नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है, नियमित अंतराल पर चयनित इकाइयों में सहसंबंध हो। दोस्तों बात वही है यहाँ पर कि नियमित अंतराल में विचलन आवर्ती हो या उनमें संबंध हो, तो दोनों ही कंडीशन में आपकी जो सिस्टमेटिक सैंपलिंग है वो सही नहीं होगी, उसका परिणाम सही नहीं होगा। दोस्तों अगर इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दूं, जैसे क्या होता है कि जनरली एक डिपार्टमेंटल स्टोर्स में लोग जो खरीदारी करते हैं वो 1 से लेकर 10 तारीख तक, मतलब माह की प्रथम 10 तारीख तक करते हैं। कारण क्योंकि माह के अंत में या शुरुआत के 5 तारीख तक उनको अपना वेतन मिलता है, जो वेतनभोगी लोग हैं। अब जैसे उनको वेतन मिलता है वो मासिक राशन खरीदने वहां जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे डिपार्टमेंटल स्टोर्स की जो सेल है प्रथम माह में, वो माह के प्रथम 10 दिनों में ज्यादा होगी। तो अगर सपोज करो हमने प्रथम 10 दिनों में सैंपल लिया, फिर अगले महीने फिर प्रथम 10 दिनों में सैंपल ले लिया, मतलब हर रेगुलर इंटरवल पर यूनिट्स जो आपकी हैं वो कोरिलेटेड है, या उनमें विचलन क्या है, हर 10 दिन में, हर माह की 10 दिन प्रथम 10 तारीख तक उनमें एकदम से वेरिएशन आता है, उनकी सेल बढ़ जाती है। तो अगर हम उसका एस्टिमेट लेंगे तो ज्यादा सेल आएगी, और अगर हम माह के अंत में एस्टिमेट लेंगे तो सेल कम आएगी। तो उसका मतलब है हमारा जो अनुमान है वो सही नहीं होगा। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा सी, इन दोनों ही कंडीशन में सिस्टमेटिक सैंपलिंग आपकी सही नहीं होगी। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46, डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। यह है कि अगर श्रेणी आपकी दोस्तों सम्मित है या असम्मित है। दोस्तों सम्मित होती जब तो आपका ऑप्शन हो जाता है Q1 + Q3 = 2, लेकिन ये कहता है कि किसी बारंबारता बंटन के 3/4 है, इनके बीच कौन सा संबंध सही है। यदि बारंबारता बंट ऋणात्मक वैषम्य है या वैषम्य है, उसमें नेगेटिव स्क्यूनेस है, मतलब ऋणात्मक विषमता है दोस्तों। तो ऋणात्मक विषमता में क्या होता है, ऋणात्मक विषमता में जो बंटन का जो टेल है, मतलब बंटन का झुकाव है, वो लेफ्ट साइड होता है, और लेफ्ट साइड होने के कारण Q1 + Q3 का जो मान है वो Q2 से बड़ा होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 होगा। इसमें Q1 + Q3 < 2Q2। तो अगर ऋणात्मक विषमता है इसके अंदर, तो Q1 + Q3 < 2Q2 होगा। दोस्तों का धनात्मक विषमता है तो ऑप्शन ए राइट होता है, ऋणात्मक विषमता है तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। और अगर इसमें विषमता नहीं होगी, आपका जो बंटन है वो सम्मित होगा, तो इसमें अगर तो ऑप्शन होता है Q1 + Q3 = 2Q2। तो क्योंकि ऋणात्मक विषमता है तो Q1 + Q3 आपके छोटे होंगे 2Q2 से, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया कि ये जीके का क्वेश्चन एक तरह से
या फिर स्टैटिस्टिक्स का है, बट आप इसको एनएसएसयू में पढ़ते हैं कि 1949 में राष्ट्रीय समिति का अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों पीसी महालनोबिस जो है हमारी द्वितीय पंचवर्षीय में जिन्होंने महालनोबिस मॉडल दिया था, पीसी महालनोबिस 1949 में नेशनल इनकम कमेटी के आपके चेयरमैन थे या अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 48 दोस्तों काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे, जब भी आपकी स्टैटिस्टिक्स संबंधित एग्जाम हुई है, तो दोस्तों आपका आंसर है लेस्पेयर के सूत्र में और पाश्चर के सूत्र में कैसी अभिन्नति होती है। दोस्तों अगर आपने लेस्पेयर का सूत्र पढ़ा होगा, तो लेस्पेयर का सूत्र क्या है, आधार वर्ष की मात्रा को भार के रूप में चुनता है, जबकि पाश्चर के रूप में चुनता है। दोस्तों क्योंकि लेस्पेयर का सूत्र क्या है, आधार वर्ष की मात्रा को चुनता है भार के रूप में, तो जनरली हम कहते हैं कि इकोनॉमी के अंदर कीमतें बढ़ती है। तो कीमतें बढ़ती है तो क्योंकि अब कीमतें बढ़ती है तो सामान्य वे में व्यक्ति उनका उपभोग कम करता है। लेकिन दोस्तों इसने आधार जो लिया है, आधार वर्ष की मात्रा, उसमें प्रचलित कीमतें तो बढ़ी हुई और आधार वर्ष की मात्रा पहले हम ज्यादा उपभोग करते थे, तो जो ऊपर की तरफ मतलब अंश की तरफ जो वैल्यू इसकी ज्यादा आती है, तो उसे कहते हैं दोस्तों अपवर्ड बायस, इंग्लिश में कहते हैं ऊपर की ओर अभिनति। तो दोस्तों लेस्पेयर फॉर्मूला जो है वो तो देता ऊपर की ओर अभिनति, और पाश्चर जो फॉर्मूला है उसमें क्योंकि प्रचलित वर्ष की मात्रा को आपकी भार के रूप में लिया गया है, तो वह देता है नीचे की ओर अभिनति। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। लेस्पेयर में तो होगा अपवर्ड बायस और पाश्चर में होगा डाउनवर्ड बायस, ऊपर की ओर अभिनति और नीचे की ओर अभिनति। और दोस्तों अगर बात करें, जैसे क्वेश्चन कभी आप एसओ के एग्जाम दो नेक्स्ट टाइम में, कभी बात पूछ लेते हैं कि फिशर के सूत्र में क्या अभिनति होती है, तो दोस्तों फिशर के सूत्र में क्योंकि लेस्पेयर और पाश्चर गुणोत्तर माध्य होता है, इसकी जो वैल्यूज हैं वो अप एंड डाउन वाली ऊपर की ओर अभिनति नीचे की ओर अभिनति से कट जाती है, तो जो आपका फिशर का सूत्र है वो अभिनति से मुक्त होता है। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 आपका है कि दो श्रेणियों की संगत तुलना करने के लिए सबसे उपयुक्त माप कौन सा है। दोस्तों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जब भी दो श्रेणियों की तुलना करते हैं, एक रिलेटिव मेजर काम में आता है, सापेक्ष माप काम में आता है, और सापेक्ष माप में हमारे पास 4 मेजर है, चतुर्थक विचलन गुणांक, माध्य विचलन गुणांक, आपका विस्तार गुणांक, और एक है विचलन गुणांक जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो दोस्तों सबसे अच्छा जो माना जाता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला सिग्मा अपॉन x वर्ग गुणा 100, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा या प्रमाप विचलन पर आधारित है, और प्रमाप विचलन सबसे उपयुक्त माप होता है आपका विचलन का, और उसी पर आधारित ये विचलन गुणांक है। तो विचलन गुणांक को ही सबसे अच्छा मेजर मानते हैं दो श्रेणियों की कंसिस्टेंसी या फिर उनकी संगत तुलना करने के लिए, कौन सी श्रेणी में ज्यादा वेरिएशन है या कम वेरिएशन है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ऑप्शन नंबर जो 50 है, ऑप्शन नंबर 50 आपका बिल्कुल सिंपल है। इसमें दोस्तों क्या होगा, दोनों रिग्रेशन लाइंस आपकी दे रखी है और आपसे पूछा है इसके अंदर कि इनके मीन क्या होंगे। तो दोस्तों इनके जो मीन होंगे एक्स बार और वाई बार, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि दोनों प्रतिगमन रेखाएं, दोनों रिग्रेशन लाइन जहां एक दूसरे को काटती है, दोनों प्रतिगमन रेखाएं जहां एक दूसरे को काटती है, वह बिंदु एक्स बार और वाई बार होता है। मतलब उनका जो कॉमन पॉइंट है वह एक्स का समांतर माध्य और वाई का समांतर माध्य। तो दोस्तों इन दोनों रिग्रेशन लाइंस को हम सोल्व कर लेंगे, और दोनों को सोल्व करने पर जो हमें एक्स का मान मिलेगा वो तो हमारा एक्स बार होगा, और जो वाई का मान मिलेगा दोस्तों वो हमारा वाई बार होगा। तो दोस्तों दोनों को सोल्व करने पर हमारे पास जो एक्स का मान आएगा वो तो आएगा 4 और वाई का मान आएगा दोस्तों 7। तो इसका मतलब है हमारा आंसर होगा 4 और 7। जो एक्स का मान आएगा वही हमारा एक्स बार होगा, मतलब समांतर माध्य होगा, और जो वाई का मान आएगा वो वाई का समांतर माध्य होगा। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट है। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं थोड़ा अभी आपको सोल्व करके इसको नहीं दिखा सकता, लेकिन आप दोनों रिग्रेशन लाइंस को आप इसको सोल्व कर लीजिए इजीली, आपका आंसर इसमें निकल जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 51 दोस्तों हमारा क्या कहता है कि एक ट्रेंड लाइन है जिसका ओरिजिन है 1975, मतलब 1975 इसका ओरिजिन है या आधार वर्ष है। अब ये कहता है दोस्तों कि इसका आधार वर्ष अगर 1971 कर दिया जाए तो रेखा क्या होगी। दोस्तों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आधार वर्ष को जितना पीछा किया जाए, जितना आगे किया जाए, जैसे दोस्तों 1971 का मतलब हम 4 साल पीछे जा रहे हैं, तो जो हमारा x का मान होगा उसको हम x - 4 से रिप्लेस कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, x को रिप्लेस कर देंगे x - 4 से। तो क्या होगा, हमारी इक्वेशन बन जाएगी y बराबर 20.6 20.6 प्लस 1.6 और ब्रैकेट में जाएगा x - 4। फिर दोस्तों हम इसको सोल्व कर लेंगे, तो इसका जो प्रतिगमन गुणांक है 1.6x,
ये कभी चेंज नहीं होता दोस्तों आधार रेखा आधार वर्ष परिवर्तन करने पर। केवल जो डिफरेंस आएगा -4 करने पर जो 1.68 होगा वो 20.6 में से माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 4 को 1.66 से जो मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने x - 4 रखा है x की जगह, तो x तो एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1.68 इंटू 4 करने पर हम जो भी आएगा उसको 20.6 में से घटा देंगे और सोल्व करने पर दोस्तों हमारे पास बचेगा y बराबर 13.88 प्लस 1.68x। दोस्तों इस क्वेश्चन को तो सोल्व भी नहीं करना था देखा जाए तो, ये डायरेक्ट टिक लगाने वाला क्वेश्चन है। देखो अगर बात करें, जब भी हम आधार वर्ष पीछे करते हैं तो जो आपका ए है, जिसको बोलते हैं आप अवरोधक बोलते हैं, कई लोग इसको इंग्लिश में इंटरसेक्ट बोलते हैं, रेखा का अवरोधक बोलते हैं, कहाँ काटती है, जो ए का मान होगा अगर आधार वर्ष में पीछे जाएंगे तो ए का मान कम होगा और आधार वर्ष में आगे जाएंगे तो ए के मान में कुछ जुड़ जाएगा, मतलब रेखा या तो ऊपर खिसक जाएगी या नीचे चली जाएगी। तो अगर इसमें ऑप्शंस देखें तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ए के मान में कमी हुई है 20 से, तो ऑप्शन ए बिना कैलकुलेशन के आप लोग इसको टिक कर सकते हैं अगर आपको इसका पता है कि इसमें कंसेप्ट क्या है। तो इसका ऑप्शन ए आपका राइट होगा, क्योंकि बाकी सभी ऑप्शंस में ए में कोई चेंज नहीं हुआ या फिर इसमें बढ़ा दिया गया है, तो बढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता, इसमें आंसर आएगा ए। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा हुआ है दोस्तों रेजिडुअल मेथड कि साइक्लिक वेरिएशन के मेथड कौन से हैं। दोस्तों जनरली संगणक में इस लेवल का पूछा नहीं जाता, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया क्योंकि सिलेबस में आपका टाइम सीरीज था। यहाँ से ट्रेंड और सीजनल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार आपसे नाम पूछ लिया कि साइक्लिक वेरिएशन का जो इसमें मेथड है वह कौन सा है। क्वेश्चन उल्टा पूछा है कि ये मेथड किसका है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने मेथड्स पढ़े होंगे तो ट्रेंड के आपको 4 मेथड याद है, सीजनल के आपको 4 मेथड याद है, तो आप पता कर सकते हैं कि इसका जो मेथड है, इर्रेगुलर को हम जनरली एस्टिमेट कर ही नहीं सकते, सामान्य वे में एक मेथड है इसका भी, उसको रफली एस्टिमेट करने के लिए। तो दोस्तों हमारे पास अगर किसी ने स्मार्ट तरीके से टाइम सीरीज पढ़ी होगी तो उसमें पढ़ा होगा कि एक बचा साइक्लिक फ्लक्चुएशन। तो साइक्लिक फ्लक्चुएशन के आप लोगों ने मेजरमेंट अगर नहीं पढ़े होंगे तो भी आप इस क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं, कारण कि आपको मौसमी और उपनति के तो मेथड याद ही है, 4 मेथड है, तो वो 4 मेथड का नाम तो यहाँ कोई सा मेथड उनमें से है नहीं, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। और साइक्लिक फ्लक्चुएशन के जो रेजिडुअल मेथड है दोस्तों, ये साइक्लिक वेरिएशन का मेथड है। इसके अलावा 3 मेथड हो रहे हैं इसके, एक है परसेंटेज वेरिएशन मेथड, एक हार्मोनिक एनालिसिस मेथड है और इसका एक मेथड हो रहा है दोस्तों जिसमें 2 इक्वेशंस में एरर को रखकर इसकी वैल्यू निकाली जाती है। नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा इंग्लिश में, हिंदी में तो वो दे ही नहीं रखे, इसलिए हिंदी का मुझे पता नहीं है, पर इसके टोटल 4 मेथड है, उनमें से रेजिडुअल मेथड सबसे ज्यादा काम में आता है, तो यही एग्जामिनर ने पूछ लिया आपसे। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 सिंपल क्वेश्चन है आपका, लेकिन जिसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता है वो इस क्वेश्चन को कर सकता है कि निम्न में से कौन सा सांख्यिकी संगठन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो दोस्तों सीएसओ आपका गवर्नमेंट है, एनएसएसओ आपका गवर्नमेंट है। अब बचे ऑप्शन बी एंड सी, इन दोनों में से ही कोई एक है जो आपका आंसर सही होगा। दोस्तों अगर हम देखें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड न्यू दिल्ली, तो दोस्तों एक ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी एक तरह से सेमी गवर्नमेंट उसको बोल सकते हैं, लेकिन ये स्वायत्त तरीके से काम कर सकती है, गवर्नमेंट को ग्रांट देती है, लेकिन इसको हम कंप्लीटली गवर्नमेंट बॉडी नहीं कह सकते। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो सी होगा। प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में सीएसओ का ही एक पार्ट है, सीएसओ एनएसएसओ का। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी आपका सही है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 की अगर बात करें दोस्तों, 54 आपका कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, विच इज नॉट ट्रू। दोस्तों एक अगर जब भी ऑप्शन में क्वेश्चन आता है सत्य नहीं है सत्य, कई बार बच्चे जल्दीबाजी में नहीं को तो पढ़ते नहीं है, कौन सा कथन सत्य है बस टिक लगा देते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है इसके अंदर, इस तरह क्वेश्चनों में ध्यान रखना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि तुलना के लिए अशोधित मृत्यु दर उपयुक्त नहीं है, बिल्कुल सही है दोस्तों। क्रूड डेथ रेट या क्रूड बर्थ रेट दोनों से ही हम तुलना नहीं कर सकते, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, लेकिन हमें तो यहाँ पर गलत ढूंढना है। ऑप्शन बी अगर देखें, शुद्ध प्रजनन दर का मान सकल प्रजनन दर से अधिक नहीं हो सकता, कि दोस्तों जो आपको एनआरआर है वो जीआरआर से कभी बड़ा नहीं हो सकता, ये भी बिल्कुल सही है। एनआरआर हमेशा क्या है दोस्तों, जीआरआर से छोटा या बराबर हो सकता है, बराबर भी दोस्तों एक आइडियल कंडीशन में हो सकता है, जनरली छोटा ही होता है। ऑप्शन सी अगर देखें कि सकल प्रजनन दर की गणना में मृत्यु दर घटक का उपयोग होता है, जीआरआर रेट्स टेक्स इनटू अकाउंट द मोर्टेलिटी फैक्टर। दोस्तों जीआरआर की ये इंपॉर्टेंट डीमेरिट है या दोष है, के प्रभाव को शामिल नहीं करता है, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मृत्यु के प्रभाव को यह शामिल करता है, उसका उपयोग होता है। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी इसमें राइट है, जीआरआर में मृत्यु के प्रभाव को या घटक को शामिल नहीं करते या उसका उपयोग नहीं करते। ऑप्शन डी अगर हम देखें
तो यदि शुद्ध प्रजनन दर का मान 1 से अधिक हो तो जनसंख्या घटते क्रम की ओर अग्रसर होगी। दोस्तों ये भी ऑप्शन गलत है, तो इसमें 2 ऑप्शन राइट होने चाहिए। सी एंड डी दोनों ऑप्शन राइट है, तो ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। ऑप्शन डी भी दोस्तों इसका सही है कि यदि शुद्ध प्रजनन दर का मान 1 से अधिक हो तो जनसंख्या दोस्तों बढ़ती है, घटती नहीं है, तो ये गलत दे रखा है इन लोगों ने। तो ये ऑप्शन या तो ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा या फिर दोनों ऑप्शन इसके राइट माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 55 की अगर हम बात करें, 55 देखते हैं। 55 में देखते हैं दोस्तों कि ये कह रहा है दोस्तों कि समअंकों के एक समूह के लिए आकलन बाई का समीकरण बाई कैप बराबर 5 माइनस 2x की गणना की गई, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये आपकी एक लाइन दे रखी है। अब आपसे पूछा है कि निम्न में से दोस्तों कौन सा कथन सही है। दोस्तों पहला है रेखा y का अवरोधक 2 है। दोस्तों ये कथन गलत है। यहाँ पर जो रेखा है आपकी y ऑन x दे रखी है, इसका अवरोधक इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट, यहाँ इसका 5 है न कि 2 है, तो ऑप्शन ए इसका गलत है। ऑप्शन बी देखते हैं, रेखा का ढाल नकारात्मक है, द स्लोप ऑफ लाइन इज नेगेटिव। दोस्तों रिग्रेशन कोएफिशिएंट यहाँ पर -2 है। अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट आपका नेगेटिव में तो रेखा का ढाल नकारात्मक होगा। दोस्तों ये ऑप्शन इसका बी सही है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन सी भी इसका सही है, द लाइन रिप्रेजेंट्स इनवर्स रिलेशनशिप। दोस्तों यह जो लाइन है एक्स और वाई में व्युत्क्रम संबंध को दिखाती है, क्योंकि दोस्तों ढाल ऋणात्मक है, इसका मतलब है अगर एक्स का मान बढ़ेगा तो यहाँ वाई का मान घट जाएगा, और इसी तरह से एक्स का मान घटेगा तो वाई का मान बढ़ जाएगा, और एक्स का मान बढ़ेगा तो वाई का मान घट जाएगा। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑप्शन बी, हालांकि ऑप्शन बी ज्यादा राइट है, लेकिन ऑप्शन सी भी इसमें एक तरह से राइट मान सकते हैं। तो ऑप्शन बी एंड सी दोनों ही दोस्तों यहाँ पर सही लग रहे हैं। हो सकता है आंसर किया है तो ऑप्शन बी माना जाए पहले, लेकिन इस क्वेश्चन में जिन छात्रों का गलत है वो अपनी रेट लगाए, क्योंकि सी भी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55 भी डिलीट हो सकता है, और क्वेश्चन नंबर 50 आपका जो है 59 ये भी आपका डिलीट ही ऑलमोस्ट होगा। 59 नहीं, कौन नीचे वाला है ना, अच्छा ऊपर वाला है, सॉरी, वो एनआरआर वाला जो क्वेश्चन है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 बिल्कुल सिंपल है। आपसे यहाँ पर एक माध्य दे रखा है 6.5 है, दूसरा दे रखा है दोस्तों माध्य का 6.3, तीसरा ऑप्शन दे रखा है बहुलक 5.4। तो दोस्तों सिंपल है, माध्य माध्य का बहुलक में आपने संबंध अगर पढ़ा है, तो अगर समांतर माध्य बड़ा है माध्यिका से और बहुलक से, तो आपका जो वितरण होगा वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, धनात्मक विषम वितरण होगा। तो यहाँ पर समांतर माध्य सबसे बड़ा दे रखा है, तो बिना किसी कैलकुलेशन के हम डायरेक्ट टिक कर सकते हैं कि यहाँ पर धनात्मक विषम वितरण होगा। ऑप्शन ए इसका राइट है, नहीं तो ऋणात्मक होगा। और दोस्तों ये तुंग कुकुदी वंटन ये कर्टोसिस के बारे में दिए, तो ये तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं होंगे। इसके लिए हमें बीटा 1 और बीटा 2 निकालने पड़ेंगे अलग से। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन द कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस बीटा 2 इज। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, छात्रों ने बीटा 2 का मान तो सबने पढ़ा है, अगर आप थोड़ा सा इसमें अपने इंटेलिजेंस काम में लेते तो इस क्वेश्चन का आंसर ज्यादातर लोगों ने, मुझे लगता है जहां तक मेरा रिव्यू है, ज्यादातर लोगों ने इसका आंसर गलत किया या नहीं पढ़ा है। आप लोगों ने बीटा 2 तो पढ़ा कि ये बीटा 2 अगर 3 से बड़ा है तो डिस्ट्रीब्यूशन आपका ऊंचे शीर्ष वाला होगा, बीटा 2 छोटा है तो 3 से छोटा है तो चपटे शीर्ष वाला होगा, अगर 3 के बराबर है तो मध्यम शीर्ष वाला होगा। लेकिन दोस्तों किसी ने ये नहीं सोचा कि बीटा 2 का मान क्या 1 से हमेशा बड़ा होता है या छोटा होता है। दोस्तों बीटा 2 का फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा होगा तो बीटा 2 का फॉर्मूला होता है μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर। तो दोस्तों μ4 का फॉर्मूला क्या होता है, μ4 निकलता है x बार से, जिसको केंद्रीय परिघात बोलते हैं चतुर्थ क्रम का, और μ2 निकलता है आपका द्वितीय क्रम का केंद्रीय परिघात। तो μ4 निकालते समय हम करते हैं 1/n सिग्मा x माइनस x बार का होल स्क्वायर पावर 4, और μ2 निकालते समय करते हैं 1/n सिग्मा x माइनस x बार की पावर 2। तो दोस्तों अगर आप कैलकुलेशन में देखें, आप जनरल एक एग्जांपल लेकर भी इसको देख सकते हैं, जैसे 1 2 3 हम ले लें संख्याएं, तो 1 2 3 का आप μ4 निकालना और 1 2 3 का μ2 निकालना। μ4 का मान हमेशा μ2 स्क्वायर से ज्यादा ही आएगा, हमेशा ज्यादा आएगा। किसी भी कंडीशन में आप कोई भी वैल्यू लेके देख सकते हैं, क्योंकि μ4 में हमने केवल n से डिवाइड किया है पावर 4 को, जबकि μ2 में हमने n से डिवाइड किया है लेकिन स्क्वायर को डिवाइड किया फिर वापस उसका स्क्वायर किया है। तो देखा जाए तो वो क्या हो गया दोस्तों, उसको n स्क्वायर हो गया। तो एक को तो हमने n से डिवाइड किया है और μ4 निकालते समय n से डिवाइड किया और μ2 का स्क्वायर में वो n स्क्वायर हो गया। तो μ2 का मान हमेशा μ4 से लेस होता है, और इस कारण दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ग्रेटर देन 1, क्योंकि μ4 हमेशा μ2 स्क्वायर से बड़ा होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर
ग्रेटर देन 1, सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। μ4 आपका जो बीटा 2 का मान है हमेशा 1 से अधिक होगा। दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है, अगर आप कोई भी ASO की तैयारी कर रहा है तो सेम क्वेश्चन एक और पूछा जाता है बीटा 2 और बीटा 1 में संबंध का। तो मैं आपको बता देता हूं, अभी मैं बीटा 2 का जो मान होता है 1 से बड़ा तो होता ही है, इसके अलावा बीटा 2 ग्रेटर देन बीटा 1 प्लस 1, मतलब अगर बीटा 1 भी इसमें जोड़ दे 1 के अंदर तो भी दोस्तों बीटा 2 का मान उससे बड़ा होता है। तो नेक्स्ट जब मैं ASO की इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज कराऊंगा तो वहां पर उस क्वेश्चन को लूंगा, तो आप इसमें देखना। क्वेश्चन नंबर 58 अगर हम बात करें, 58 क्वेश्चंस में ज्यादातर जो यूट्यूब पे आपने आंसर कीज देखी होगी उनमें ज्यादातर ने आंसर गलत दे रखा है, क्योंकि सीधी सी बात है जो नॉलेज रखता है वही सही आंसर दे सकता है, वरना ऐसे ही तुक्के चलते हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि बाजार में बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं, और ऑनलाइन कोर्सेज की मैं कहता हूं कि आप जहां से भी तैयारी करें सबसे पहले देखें कि टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है। टीचर की क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है। जो भी सब्जेक्ट का टीचर है क्या वह उस सब्जेक्ट के पढ़ाने के लिए क्वालिफाई है। ऐसा तो नहीं कि एक ही टीचर आपको 4-4 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है कि जब भी संगणक की वैकेंसी आती है तो बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो M.Com किए हुए हैं, जो B.Com वाले छात्रों को पढ़ाते हैं या CS वालों को पढ़ाते हैं। वो सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से एकदम से आते हैं और बहुत सारे अपने कोर्स चलाते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि वो स्टैटिस्टिक्स को स्टैटिक्स बोलते हैं। आप देख लेना प्रोनाउंसिएशन। और ऐसे टीचर जो होते हैं उनको स्टैटिस्टिक्स बोलना भी नहीं आता कि स्टैटिस्टिक्स का सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। अब दोस्तों जो टीचर स्टैटिस्टिक्स का सही प्रोनाउंसिएशन नहीं बोल सकते वो टीचर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे कैसे? क्योंकि M.Com में जनरल सांख्यिकी आती है, वो तो आपको भी आती है इतनी तो, लेकिन कंपटीशन के लिए आपको विशेष तैयारी की जरूरत होती है। दोस्तों मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि आप जब भी जहां भी पढ़े आप ये देखिए कि आपको पढ़ा कौन रहा है और उसकी योग्यता क्या है। सही टीचर सही पढ़े, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति सभी सब्जेक्ट में मास्टर नहीं हो सकता। एक सब्जेक्ट में एक टीचर मास्टर हो सकता है, लेकिन सभी सब्जेक्ट में वो मास्टर नहीं हो सकता। क्योंकि जब वो पढ़ाते हैं तो मैं देखता हूँ कि कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर उसने क्वेश्चन डाला, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बिना सिर पैर के क्वेश्चन होते हैं। वो कई लोग ये भी दावा करते हैं कि हमारे यहाँ से 90% आया, 100% आया। दोस्तों वो पूरा व्याख्यान रख देते हैं। एक जैसे बोलते हैं NSS तो पढ़ा है, NSS में क्वेश्चन आया, वो तो आना ही था दोस्तों, क्योंकि टॉपिक है। मैं कहूँ कि सेंट्रल टेंडेंसी में से क्वेश्चन आया, मैंने सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ाई है, वो तो आना ही है। सेंट्रल टेंडेंसी में क्वेश्चन नहीं आएगा तो कहां से आएगा, क्योंकि सिलेबस है आपका। तो दोस्तों ये आप ध्यान रखें, सिलेबस आपका है तो अब आपको पूरी रामायण पढ़ा दी उन्होंने। मतलब एक छोटा सा टॉपिक है, अगर टीचर वो होता है जो आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट और ऐसी चीजें पढ़ाए, 95% ही पढ़ाए, लेकिन उसमें से आपका 90% मिल जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। आपको पूरे ग्रंथ भरवा दिए दुनिया भर के फालतू क्वेश्चन बिना सिर पैर के, और उसमें से 2-4 क्वेश्चन मिल जाते हैं तो वो दावा करते हैं कि हमारा पूरा सिलेबस मिल गया, हमारा पूरा पेपर मिल गया। तो दोस्तों ऐसी चीजों से थोड़ा बच के रहें आप। मैं ये कहता हूं कि आप जहां भी पढ़ें सबसे पहले देखें कि टीचर की योग्यता क्या है। क्या वो MSc स्टैटिस्टिक्स है, उसने स्टैटिस्टिक्स में किया क्या है, उसको स्टैटिस्टिक्स भी बोलना आता है या नहीं आता है, सबसे पहले ये जांच कर ले, बाकी तो बाद में। और तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 पर, 58 का जो आपका ऑप्शन नंबर, ये बिल्कुल बुक से उठ के क्वेश्चन आया है। ये फंडामेंटल ऑफ एस सी गुप्ता BK कपूर की इंग्लिश उसमें एक नोट दे रखा है नीचे, तो वहां से क्वेश्चन आया। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, क्योंकि हम कहते हैं कि सहसंबंध गुणांक मूल बिंदु में परिवर्तन और पैमाने में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है। लेकिन दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछता जैसे x प्लस बी की जगह कोई नंबर देता, तब तो जो r है वही रहता। लेकिन इसने एग्जामिनर ने बड़ा इंटेलिजेंट काम किया, उसने a इज नॉट इक्वल टू 0 और c इज नॉट इक्वल टू 0 दिया। मतलब a का मान नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो दोस्तों a इंटू सी करेंगे ऊपर, तो अगर a नेगेटिव है तो वो AC को नेगेटिव कर देगा, और नीचे AC से डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें मोड लगा रखा है, वो पॉजिटिव रहेगा, तो हमारा कोरिलेशन नेगेटिव हो जाएगा। तो दोस्तों टेक्निकल अभी मैं सेशन पूरा इसको लिखने में थोड़ा असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं कहीं बाहर से इसको आपके लिए आंसर कीज बना रहा हूँ, क्योंकि मैं जयपुर में अभी नहीं हूँ। लेकिन क्योंकि काफी टाइम हो गया, एग्जाम को 1 दिन हो गया, काफी बच्चे मेरे पास फोन कर रहे हैं कि सर आपने आंसर नहीं डाले, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट अभी जूम से थोड़ा रिकॉर्ड करके आंसर बना रहा हूँ। तो इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन डी होगा और बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें AC अपॉन AC हालांकि कट जाएगा, बचेगा RX बाई, सिर्फ इंपैक्ट पड़ेगा साइन का, या तो वो साइन आएगा प्लस या आएगा माइनस। ऑप्शन डी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 59, बाकी सारे इसके गलत है। ऑप्शन नंबर 59 अगर हम देखेंगे तो ये कह रहा है दोस्तों इन्फेंट मोर्ट रेट, शिशु मृत्यु दर लगभग हर एग्जाम में पूछी जाती है। कई बार शिशु मृत्यु दर पूछ लेते राजस्थान में कितनी है, कई बार भारत की पूछ लेते हैं, कई बार इसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं। तो दोस्तों शिशु मृत्यु दर की डेफिनेशन सिंपल है कि 1 साल से
1 साल से कम आयु के बच्चों में आपकी जो मृत्यु संख्या है वो आपको एक कंसिडर करनी है। दूसरा फैक्टर कंसिडर यहाँ पर जीवित जन्म से। तो दोस्तों सिंपल है, यहाँ पर ऊपर तो आएगा मरने वालों की संख्या। किसके मरने वालों की संख्या? 1 साल से कम उस वर्ष में जितने भी शिशुओं में किसी की डेथ हुई है तो वो ऊपर आ जाएगा। नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ, मतलब जीवित जन्मों की संख्या और गुणा 1000। तो दोस्तों देखते हैं कौन सा ऑप्शन है जो हमारी डेफिनेशन को फुलफिल करता है। पहला ऑप्शन है किसी निश्चित वर्ष में प्रसव के दौरान मरने वाली स्त्रियों की संख्या, बिल्कुल नहीं, यहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी शिशु मृत्यु दर की बात की जा रही है। दूसरा 1 माह से कम, दोस्तों यह नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, जो नए बच्चों में नए बच्चों में मृत्यु दर निकालते हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी है 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृतक संख्या, उसी वर्ष में 1 वर्ष के दौरान जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, सिंपल डेफिनेशन है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, स्क्रॉल डाउन कीजिए इसको थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनआरआर। दोस्तों बहुत सारे बच्चों ने कहा कि इसमें ऑप्शन सी राइट है, कुछ बच्चे कह रहे हैं ए राइट है, कुछ बच्चे कह रहे हैं बी राइट है। दोस्तों सारे ऑप्शन इसके राइट है, क्योंकि जिन बच्चों ने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा उन्होंने गलत कर दिया। एक ही ऑप्शन पढ़ा बाकी पढ़ा नहीं, और ओवर कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन गलत कर दिया। दोस्तों पहला कह रहा है कि साधारण एनआरआर का मान 0 से 5 के मध्य रहता है। दोस्तों हो सकता है ये ऑप्शन आपको पता नहीं हो, लेकिन बी और सी तो कंफर्म सही है, और बी और सी जब कंफर्म सही है तो ऑप्शन ऑब्वियसली डी रहेगा, ए तो होने से रहा। तो इसीलिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को ढंग से पढ़े जहां उपरोक्त सभी दे रखा है। तो दोस्तों साधारणतः एनआरआर का मान 0 से 5 के मध्य रहता है। दोस्तों 0 का मतलब है पॉपुलेशन डिक्रीज होती जाएगी और एक समय खत्म हो जाएगी, और 1 का मतलब होता है कि एनआरआर 1 है तो जितनी कन्याओं की जन्म हो रहा है, मृत्यु के प्रभाव को शामिल करने के बाद भी उतनी कन्याएं बच रही हैं जितनी आज माताएं। तो ऑप्शन सी ही इसकी व्याख्या है कि एनआरआर 1 है तो नई जन्म लेने वाली लड़कियां अपने आप को पूर्ण रूप से नई जन्म देने वाली स्त्रियों में परिवर्तित कर लेगी तथा जनसंख्या स्थिर रहेगी। तो ऑप्शन सी भी दोस्तों राइट है कि अगर एनआरआर का मान 1 है मतलब एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट है, पूर्ण प्रतिस्थापन है। और ऑप्शन बी भी राइट है, एनआरआर का मान 0 से कभी अधिक नहीं हो सकता। और ऑप्शन ए भी इसका राइट है कि एनआरआर का मान सामान्यतः 0 से 5 के मध्य रहता है। दोस्तों 5 का मतलब है कि आज की महिलाओं को रिप्लेस करने के लिए 5 गुना कन्या जन्म ले ली, तो इससे ज्यादा तो हो नहीं सकती। तो सामान्यतः एनआरआर का मान 0 से 5 के मध्य ही रहता है। तो दोस्तों ये जो 30 क्वेश्चन आए मैंने आपको सोल्यूशन कराया, इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो शायद डिलीट हो जाए। बेस्ट नॉलेज के आधार पर मैंने आपको इसको सोल्यूशन कराया। जिन छात्रों के अच्छे पेपर हुए उनको शुभकामनाएं, और आगे एएसओ की वैकेंसी आ रही है, आ गई है उसकी, जल्दी उसकी डेट आने वाली है। आप उसकी अच्छे से तैयारी करें। जिन छात्रों के पेपर अच्छे हुए भी नहीं हुए, एएसओ एक अच्छी पोस्ट है। संगणक बनने के बाद एएसओ बनने में आपको बहुत 10 साल लग जाएंगे कम से कम। पहले आपका प्रमोशन होगा इन्वेस्टिगेटर में, फिर आप एएसओ बनेंगे। तो जिन छात्रों का संगणक का पेपर अच्छा भी हुआ है, श्योर सिलेक्शन है, वो भी एएसओ की तैयारी करें अगर क्वालिफिकेशन रखते हैं तो, क्योंकि ये आपके पास गोल्डन चांस है। ऐसा चांस बार बार नहीं मिलता है, क्योंकि अभी आपने संगणक की तैयारी की तो संगणक की तैयारी करने से आपके पास पहले से एक प्लेटफॉर्म रेडी है कि आपको बहुत कुछ तो पहले से आता है। बस जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो पढ़ने, वो थोड़ा सा डीप लेवल में आपको पढ़ना है। तो दोस्तों एस विवेकानंद की टीम पूरी तरह से आपके एएसओ की कोचिंग के लिए तैयार है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से पूरी तरह से आप लोगों के लिए साथ है। बस मार्केट में जो फ्रॉड चल रहे हैं उनसे बच के रहें, अच्छी जगह पढ़ें, जो क्वालिफिकेशन रखते हैं उनसे पढ़ें। आप कहीं से भी पढ़ते हैं, गलत सलत पढ़ाते हैं आपको, उनमें से क्वेश्चन मिल भी जाते हैं, लेकिन आपको बिना मैं एक बात बोलता हूँ, आपकी जो मेमोरी है, जैसे मैं बोलता हूँ पेन ड्राइव की मेमोरी 2 GB है, अगर उसमें आपने 1.5 GB कचरा भर दिया तो आपके पास स्टोर करने के लिए 0.5 GB बचेगा। लेकिन आपको अगर केवल अच्छी चीजें पढ़ाई जाए तो आप ज्यादा स्टोर कर सकते हो। तो इसलिए क्वालिटेटिव पढ़ें और सही पढ़ें। और आपको संगणक के पेपर के लिए जो आपने दिया है रिजल्ट के लिए शुभकामनाएं मेरी तरफ से। धन्यवाद।